तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो मेट्स को जो आपस में बात कर रही होती है। एक मेट बोलती है, तुमने देखा, यंग मास्टर ने मुझे देख स्माइल किया। दूसरी मेट तुरंत जवाब देती है, हाँ सच में, पहले तो मुझे लगा मेरी आंखों का धोखा है, पर फिर मैंने ध्यान से देखा और वो सच में यंग मास्टर ही थे। फिर दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है। वैसे सुना है यंग मास्टर आजकल काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि वो ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखो, एक हफ्ते से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो थोड़ा ज़्यादा ही यंग है इतनी जल्दी अपने आप को सुधारने के लिए? ये सब बिल्कुल अचानक से हुआ। तुम्हें क्या लगता है, क्या हुआ होगा उनके साथ? और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक येलो हेयर्ड लड़के को जो विंडो के पास खड़ा बाहर का नज़ारा देख रहा होता है। वैसे यही वो यंग मास्टर है जिसके बारे में वे दोनों मेट्स बात कर रही थी। वो अपने मन ही मन कहता है, मैं ये इंश्योर करूँगा कि वो ट्रेजेडी दोबारा ना हो। इस ज़िंदगी में मैं डेफिनेटली अपना सब कुछ बदलूँगा। और यही हमारी इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट, एरून स्टीलगार्ड, सिर्फ 16 साल का। और फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वो अपनी पिछली लाइफ को याद करते हुए कहता है, 33 साल, इतनी मेरी एज थी जब मेरी पास्ट लाइफ में मौत हुई थी। फिर हमें एक वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन एरून को बड़ी ही बेरहमी से टॉर्चर कर रहा होता है। एरून सोचता है, मैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली, स्टील गार्ड फैमिली में पैदा हुआ था जो नॉर्दर्न नवार पर जेनरेशन से रूल करते आ रही है। मैं पूरी लाइफ अपने ग्रैंडफादर के अंडर रहा जो एक वॉर हीरो थे जिन्होंने फेवे एम्पायर के कन्क्वेरिंग एम्बिशंस को टक्कर दी थी। उनका नाम था लजेकन स्टीलगार्ड, मिथिकल रैंक नाइट। और मेरे फादर, वो भी एक प्रोडिजियस नाइट थे। उनका नाम था लेवाडन स्टीलगार्ड, हीरोइक रैंक नाइट। लेकिन मैं तो बस एक थर्ड क्लास नाइट था और कभी भी उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाया। और जब मैं लॉर्ड बना अपनी लैक ऑफ स्किल के साथ, मैंने अपना सब कुछ सिर्फ 3 साल में खोना शुरू कर दिया। लोग मुझे एक भिखारी की तरह ट्रीट करने लगे। मैं सबके लिए बस एक मजाक बन के रह गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। कहते हैं कभी कभी शेर के घर कुत्ता पैदा हो जाता है, और ये बिल्कुल वैसा ही केस है। ये वो काउंट है जिसने स्टील गार्ड फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। वो बेइज्जती वाला लॉर्ड जो अपनी टेरिटरी दूसरों के हाथों बिना कुछ किए ही गवा बैठा। एरोन सोचता है, पर हाँ, लोग मेरे बारे में जो कुछ भी कहते हैं सब सच है। मैं शायद कभी अपने फादर जितना ग्रेट लॉर्ड तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी मैं बस ये चाहता था कि कम से कम एक डिसेंट लॉर्ड तो बन जाऊं। लेकिन अंत में मैं अपनी सारी वेल्थ खो बैठा क्योंकि मैं स्कैम का शिकार हो गया। ऊपर से कुंड्स, वो बास्टर्ड जो बचपन से ही मेरा दुश्मन रहा है, उसने जो असासिन मेरे पे भेजा था, उसकी वजह से मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। कुंड्स, वो कुत्ता, उसको हमेशा मुझसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और अब तो उसने हद ही कर दी। मेरा सब कुछ लूट लेने के बाद भी मुझे मारने पर आ गया। और फिर हम देखते हैं कि वो असासिन जो एरून को टॉर्चर कर रहा होता है, एक किताब के पेजेस को पलटते हुए एरून से कहता है, यही होगी द डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक। ये क्या, सब के सब पेजेस तो ब्लैंक है। एरून गुस्से में बोलता है, उसे हाथ मत लगाना। वो असासिन एरून के पेट पे एक जोर की लात मारते हुए कहता है, चुप कर, बकवास बंद कर। एरून के मुंह से खून निकलता है और वो मन ही मन सोचता है, डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक सिर्फ ब्लैंक पेजेस से नहीं बनी है। ये मेरी फैमिली का एक ट्रेजर है जो अलग अलग डिमेंशंस के लोगों के साथ आइटम ट्रेड करने की पावर देता है। काश मैंने इसे समझदारी से यूज किया होता और स्कैम का शिकार न बना होता, तो शायद अपनी फैमिली को दोबारा खड़ा कर पाता। तभी वो असासिन बोलता है, सोचने वाली बात है, तुमने अपनी पूरी दौलत इस ब्लैंक पेपर जैसी चीज पर उड़ा दी। लगता है तुम्हारे इडियट होने की अफवाहें सच ही थी। एरून दर्द में बोलता है, नहीं, वापस दो, ये मेरा है। और तभी उसकी नज़र बुक से गिरती हुई एक आइटम पे पड़ती है। उसे देखकर वो सोचता है, ये तो द बुक मार्क ऑफ विश है, उन्हीं आइटम में से एक जिसे मुझे डिमेंशनल ट्रेडिंग के थ्रू बेवकूफ़ बना के बेचा गया था। और तभी उसे वो पर्सन याद आता है जिसने उस आइटम को बेचते वक्त कहा था, कस्टमर, ये काफ़ी महंगा है, लेकिन ये एक ऐसा मैजिक आइटम है जो तुम्हारी ज़िंदगी में एक विश पूरी कर सकता है। वो बात याद आते ही एरून फिर सोचता है, और हाँ, ये भी सिर्फ एक और स्कैम निकला
ग्रांट माई विश? बुलशिट। क्योंकि मेरे पास खुद वो पावर नहीं थी, मैंने डिमेंशनल ट्रेडिंग का सहारा लिया, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी गिरती हुई फैमिली को दोबारा खड़ा कर सकूं। पर क्या इस दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ़ और पुश ओवर कोई और हो सकता है? और तभी वो असासिन उसके मुंह में एक रेड लिक्विड पोशन डालते हुए बोलता है, इतना क्या सोच रहा है, हाँ? एरुन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो पोशन एक हीलिंग पोशन होता है। वो हैरान होकर पूछता है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? असासिन कहता है, मेरे क्लाइंट कुंस चाहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत ना दूं। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर तक खेलता रहूं, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने तो नहीं दे सकता, राइट? उन्होंने कहा था कि ये समझ लो तुम्हारे लिए उसकी तरफ से एक फेयरवेल गिफ्ट है। इस बात से तो आप कुंस की नफरत का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो। खैर, बैक टू द टॉपिक। एरुन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मनी मन कहता है, कुंस, यू बास्टर्ड! मेरी सारी दौलत और टेरिटरी छीन लेने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा, अब मेरी जान भी लेना चाहता है? और फिर वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, सोच भी नहीं सकता था कि स्टील गार्ड फैमिली का वंशज इतनी बेकार मौत मरेगा। असासिन उसकी हालत देखकर बोलता है, लगता है ये पागल हो गया है। अच्छा ही है, होश में होता तो शायद इतना सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बार बार एरुन को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करता और जब भी एरुन की जान जाने वाली होती वो उसे ज़बरदस्ती हीलिंग पोशन पिलाकर वापस जिंदा कर देता और फिर दोबारा टॉर्चर शुरू कर देता। और इसी तरह उसने कई हीलिंग पोशंस की बोतल्स खत्म कर दी। उन्हीं टॉर्चर के बीच एरुन सोचता है, काश मैं इतना स्टूपिड ना होता तो शायद मुझे ये सब झेलना ही ना पड़ता और मेरी फैमिली आज भी खुशहाल होती। वो आंसुओं के साथ दिल से कहता है, बस एक मौका मिल जाए तो मैं अपनी हर एक गलती सुधार लूँगा। काश मैं समय में वापस जा सकता। इतना कहकर एरुन बेहोश हो जाता है और वो मौत के बिल्कुल कगार पे होता है कि तभी वो आइटम, द बुकमार्क ऑफ विश, चमकने लगता है और एकदम से एक सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम मैसेज कहता है, एक व्यक्ति का अंतिम समय पे किया गया सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसकी अटूट इच्छा और अपने आप को सुधारने की चाहत, सारी कंडीशन पूरी हो चुकी है, इसलिए विश ग्रांट की जाएगी। कृपया अपनी आखिरी विश बताएं। लेकिन एरुन तो बेहोशी में होता है, मौत के बिल्कुल करीब, इसलिए कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। कोई रेस्पॉन्स न मिलने के कारण सिस्टम एरर मैसेज शो करती है। सब्जेक्ट का ईगो टूट चुका है, इस वजह से अभी वो अपनी विश नहीं मांग सकता। एक सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। सब्जेक्ट के मन की इच्छाओं का एनालिसिस शुरू किया जा रहा है। दिए गए इमोशनल और मेंटल डेटा के आधार पर टोटल 3 विशेष मिली हैं। अब उनकी इंटेंसिटी कैलकुलेट की जा रही है। कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला। रिजल्ट, सभी विशेष ग्रांट की जाएंगी। और फिर एक तेज रोशनी चमकती है। सब कुछ एक पल के लिए अंधेरे में डूब जाता है और अगले ही पल एरुन अचानक अपने बिस्तर पर आंखें खोलता है। वो शॉक में होता है, तेजी से इधर उधर नज़र घुमाता है और फिर खिड़की के पार झांकता है। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन एक साथ छा जाती है। एरुन हैरानी से कहता है, यह जगह, ये तो वही नज़ारा है जो मैं हर रोज़ अपनी खिड़की के बाहर देखता था। लेकिन कुछ देर पहले तो मैं कुंस के भेजे उस असासिन के हाथों तरप तरप के मर रहा था। तभी रूम के बाहर से एक आवाज़ आती है, दिस इज़ एजेल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एरुन मनी मन सोचता है, अगर मुझे सही से याद है तो एजेल कुछ डिकेड्स पहले मेरी पर्सनल केयर टेकर हुआ करती थी। और तभी एजेल रूम के अंदर आती है। एरुन को रेस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहती है, यंग मास्टर, कैप्टन आपको बुला रहे हैं। एरुन एजेल को देखते हुए शॉक में सोचता है, ये तो सच में एजेल है। वेट, ये बेडरूम, ये पुरानी इंटीरियर डेकोरेशन, यादों से भरा हुआ सब कुछ, कहीं मैं तो इतना सोचकर वो एजेल से पूछता है, एजेल, मैं अभी किस उम्र का हूँ? एजेल थोड़ा कंफ्यूज होकर रिप्लाई करती है, पार्डन, आप मेरे हिसाब से आप 16 साल के हैं। ये सुनते ही एरुन का चेहरा शॉक और इमोशन से भर जाता है। वो सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं सच में 17 साल पहले के पास्ट में वापस आ गया हूँ। इतना सुन एरुन खुशी से भरकर एजेल को जोर से हक करता है और कहता है, तुम सच में एजेल हो, राइट? उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। एजेल थोड़ी कंफ्यूज होकर कहती है,
शायद आपने कोई बुरा सपना देखा होगा यंग मास्टर। एरोन आंसू पोंछते हुए मनी मन सोचता है, जब मेरी अपनी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था तब भी एजल थी जो आखिर तक मेरे साथ खड़ी रही। और फिर वह उसकी तरफ देखकर शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच एजल। यह सुनकर एजल तो बिल्कुल घबरा जाती है। वह सोचती है, यह क्या कोई नया तरीका है हैरासमेंट का। वह एरोन के सामने घुटनों पर गिर कर कहती है, आई एम सॉरी यंग मास्टर, अगर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ और अपनी गलती सुधारूंगी। अब एरोन थोड़ा ऑकवर्डली कहता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। फिर उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो किस तरह से पहले एजल के साथ रूड और डिसरेस्पेक्टफुल बिहेव करता था। उस पुराने कर्मा मोमेंट को याद करके वो सोचता है, लगता है उसका ऐसा रिएक्ट करना बिल्कुल जस्टिफाइड है। फिर वो थोड़ा संभलते हुए एजल से कहता है, वैसे तुम यहाँ आई क्यों हो? एजल कहती है, ओह एक्चुअली कैप्टन आपको ढूंढ रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि आपने कल की ट्रेनिंग मिस कर दी थी। एरोन तुरंत कहता है, ऑलराइट, मैं तुरंत उनसे मिलने जाता हूँ। यह सुनकर एजल एकदम शॉक हो जाती है। तभी एरोन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, इतना सरप्राइज क्यों हो गई? क्या तुम नहीं चाहती मैं जाऊँ? एजल तुरंत कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तैयार होते हुए अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है और मनी मन कहता है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन लगता है मुझे एक नया मौका मिला है। वो पुराना मैं जिसने कुछ पलों की गलतियों से अपने परिवार को बर्बादी की तरफ धकेल दिया और उनके लिए शर्म का कारण बना, अब वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। अब सिर्फ एरोन स्टील गार्ड बचा है जो अपनी इस जिंदगी को फ्यूचर बदलने के लिए पूरी तरह समर्पित करेगा। अब वो तैयार हो चुका होता है और एक नई डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, ऑल राइट देन, चलूँ क्या मैं अब? फिर वो थोड़ा सा फनी फेस बनाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, थोड़ा दुख तो होता है, मैंने अपनी मेहनत से बनाई हुई सारी मसल्स खो दी, लेकिन कोई पछतावा नहीं है। उसकी ऐसी बहकी बहकी बातें सुन के एजल मनी मन सोचती है, यंग मास्टर, क्या आप सच में ठीक हैं? और इसी लाइट और फनी नोट पे चैप्टर 1 का अंत होता है। चैप्टर 2 की शुरुआत स्टील गार्ड ट्रेनिंग ग्राउंड के सीन से होती है। एरोन दूर से नाइट्स को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है और मनी मन सोचता है, ये वही नाइट्स हैं जो स्टील गार्ड फैमिली का प्राइड हुआ करते थे और ये अभी भी जिंदा है। क्या ये करीब 70 लोग हैं? पिछली ज़िंदगी में मैंने इनकी कभी कदर नहीं की। मुझे तो ये सिर्फ पसीने से भीगे हुए बदबूदार बुढ़े लोग लगते थे। और तभी एक इम्पोजिंग पर्सनैलिटी की एंट्री होती है। वो एरोन के पास आकर कहते हैं, यंग मास्टर, आप आखिर आ ही गए। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास नाइट हफायल होते हैं, स्टील गार्ड नाइट्स के कैप्टन। एरोन उन्हें देखकर मनी मन सोचता है, लगता है कैप्टन अब भी पहले जैसे ही है। और तब एरोन रेस्पेक्टफुली कहता है, कैप्टन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कैप्टन काफ़ी गुस्से में होते हैं। वह एरोन की बातें सुन के इरिटेट होते हुए बोलते हैं, छोड़ो ये सब, तुम्हें तो हमारा प्रॉमिस याद ही होगा, है ना? कल तुमने प्रैक्टिस मिस की थी, इसलिए आज तुम्हारी ट्रेनिंग डबल होगी। ट्रेनिंग ग्राउंड के 50 लैप्स, सोर्ड 1000 टाइम्स स्विंग करना और 1000 टाइम्स स्टैप प्रैक्टिस बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, समझे? इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। एरोन बीच में ही बोल पड़ता है, ठीक है, मैं कर लूँगा। कैप्टन के मुंह से बस इतना निकलता है, हैं? एरोन एक ब्राइट स्माइल के साथ पूछता है, क्या अभी शुरू कर दूं? कैप्टन थोड़ा चौंक जाते हैं और सोचते हैं, मुझे लगा था ये फिर कोई एक्सक्यूज़ बनाएगा ट्रेनिंग स्किप करने के लिए। आज इसको हुआ क्या है? एरोन रेस पोज लेते हुए मनी मन कहता है, वो मैं जो हमेशा फ्यूचर के लिए सब कुछ टाल देता था अब एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर ग्राउंड के चक्कर लगाते हुए सोचता है, सब कुछ वापस 17 साल पहले जैसा ही हो गया है, लेकिन एक चीज़ जो बदल चुकी है, मैं खुद। अब सब कुछ मेरे हाथों में है। जब मुझे फ्यूचर ऑलरेडी पता है तो मैं बिना रुके अपनी स्किल्स को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा, हर ट्रेजेडी को होने से रोकूंगा और अपने परिवार की लेगेसी को प्रोटेक्ट करूंगा। और अब एरोन को इतनी लगन से प्रैक्टिस करते देख कैप्टन थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो सोचते हैं, ओह आज तो काफ़ी सीरियस लग रहा है। और फिर सीन कट होता है। कुछ देर बाद एरोन 999 टाइम्स सोर्ड स्टैब कर चुका होता है
और जैसे ही वो 1000 टाइम स्टेप कंप्लीट करता है वो थकान से चूर ज़मीन पर गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए वो अपने मन ही मन कहता है, यह पहली बार है जब मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट की है। मैं काफ़ी थक गया हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। अपनी कमज़ोरी और ताकत दोनों को समझकर और जो फ्यूचर आने वाला है उसके हिसाब से मैं सब कुछ ओवरकम कर सकता हूँ। मुझे अब दोबारा शुरू करना होगा, स्टैमिना बिल्ड करके। और तभी हवा में एक सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है। न्यू यूज़र को डिटेक्ट किया गया है। क्या आप अपना डिमेंशनल ट्रेडिंग शुरू करना चाहेंगे? एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अपने सामने हवा में सिस्टम स्क्रीन देखकर एरोन एकदम चौंक जाता है और झटके से उठ बैठता है। वह हैरानी से सोचता है, ये क्या बकवास है। उसका रिएक्शन देखकर कैप्टन तुरंत पूछते हैं, यंग मास्टर सब ठीक तो है ना? एरोन कैप्टन से कहते हैं, हफायल क्या तुम्हें हवा में फ्लोट करता हुआ कुछ नहीं दिख रहा? कैप्टन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं और आप हवा में हाथ क्यों हिला रहे हैं? एरोन कंफर्म करने के लिए फिर पूछता है, तुम्हें सीरियसली ये नहीं दिख रही? कैप्टन मन ही मन सोचने लगते हैं, कहीं ये थकान की वजह से हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा। और अब एरोन फिर से सोचता है, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे देख सकता है? समझ नहीं आ रहा कि ये फिजिकल बुक की फॉर्म में ना होकर 3D स्क्रीन की तरह मिड एयर में फ्लोट कर रहा है। लेकिन चलो जो भी है ट्राई करके देखते हैं। और फिर वो एक्सेप्ट ऑप्शन को प्रेस कर देता है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है एक किताब हवा में मटेरियलाइज हो जाती है। उसे देखकर एरोन हैरानी से सोचता है, ये सच में वही डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक है। पहले तो ये एक फिजिकल किताब हुआ करती थी, अब ये ऐसे कैसे दिख रही है? या मैं व्यूअर्स को क्लैरिफाई कर दूं, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक एक फिजिकल बुक थी जिसे कोई भी छू और देख सकता था, पर अब वो एक 3D सिस्टम इमेज बन चुकी है, एक होलोग्राम की तरह, जो सिर्फ और सिर्फ एरोन ही देख और इंटरेक्ट कर सकता है। नाउ बैक टू द टॉपिक। तभी कैप्टन थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, यंग मास्टर आप ठीक तो हैं? आप तो अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे लगा आप कुछ ज़्यादा ही थक गए हैं। शायद मुझे आपको हीलर के पास ले जाना चाहिए। तभी एरोन उनका हाथ पकड़ के कहता है, हफायल मैं ठीक हूँ। मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। ये सुनते ही कैप्टन मन ही मन सोचते हैं, ये क्या यंग मास्टर से इतनी इंटेंस हो रहा? लगता है स्टील गार्ड फैमिली का खून सच में इनकी रगों में दौड़ रहा है। और तभी एरोन कामली कहता है, आज की ट्रेनिंग रूटीन कंप्लीट हो गई है तो मैं अब वापस जा रहा हूँ। यह सुनकर कैप्टन रेस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओह यस सर, कृपया अच्छे से आराम कीजिए। और तब हम देखते हैं कि एरोन अपने मेंशन में एंटर करते हुए सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता हफाइल मुझसे झूठ बोलेगा, लेकिन सब कुछ मेरी आंखों के सामने इतना क्लियर कैसे हो सकता है अगर ये कोई हेलुसिनेशन है तो। आगे हेड बटलर और मेट बातें कर रहे होते हैं। हेड बटलर एरोन को आते देख उनके पास आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर, लगता है आप अपने ट्रेनिंग से वापस आए हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करूं? एरोन कहता है, अभी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, रहने दीजिए। और वो सोचता है, लगता है हेड बटलर भी इसे नहीं देख पा रहे हैं। तभी हेड बटलर कहते हैं, यंग मास्टर आपकी आंख से कुछ अजीब सी नीली आग निकल रही है। यह सुनकर एरोन हैरान होकर सोचता है, मेरी आंख से ब्लू फ्लेम? क्या ऐसा हो सकता है कि वो डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक मेरी आंख के अंदर चली गई? फिर बात को संभालते हुए एरोन कहता है, शायद ये माना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हेड बटलर भी कहते हैं, समझ गया, हाँ हो सकता है ये सिर्फ माना हो। एरोन कहता है, हाँ तो मैं अब रेस्ट करने जा रहा हूँ। इतना बोल के वो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और अपनी आंख को टच करते हुए सोचता है, नो वे, तो सब कुछ मेरी आंखों के अंदर हो रहा था। नहीं, अब सोचता हूँ तो और भी ज़्यादा अजीब लगता है कि मैं 17 साल पास्ट में ट्रैवल कर गया। अच्छा हुआ हेड बटलर ने कुछ समझा नहीं। और तभी एक सिस्टम अलर्ट होता है। जो सिस्टम अब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में था वो अब अपडेट हो चुका है और स्क्रीन पर शो करता है अकाउंट नेम यूज रॉश, निकनेम एरोन। क्या आप ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोसीड करना चाहेंगे? और इस बार सिर्फ एक्सेप्ट बटन होता है। यह देखकर एरोन सोचता है, वेट, इसमें डिनाई ऑप्शन क्यों नहीं है? और मुझे याद है कि मेरी आईडी पहले यूज़र 014ETW थी।
फिर वो एक्सेप्ट बटन को प्रेस करते हुए कहता है, लगता है मेरे पास अब फिलहाल कंटिन्यू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और एक्सेप्ट बटन प्रेस करते ही सिस्टम डिस्प्ले करता है, डिमेंशनल ट्रेडिंग अब शुरू होने वाली है। यूज़र आईडी यूज रॉश, निकनेम इरून, स्पेसीज ह्यूमन, कनेक्शन लोकेशन सिस्टम 0, अर्थ नंबर 1342, ट्रेडिंग रैंक लेवल 0, सोल स्टेटस ह्यूमन ऑन द स्ट्रीट्स, रिमेनिंग कॉइन्स 10। और फिर हम देखते हैं कि डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक खुल जाती है, जिसमें इरून की आईडी वाला पेज ऑटोमेटिकली ओपन होता है। उस पेज में अलग अलग ट्रेडर्स की इन्फॉर्मेशन दिख रही होती है, जैसे कि कौन क्या बेचना चाह रहा है और कौन क्या खरीदना चाह रहा है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखकर इरून कहता है, लगता है मुझे फिर से लेवल 0 से शुरू करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। यहाँ तो सप्लाई और डिमांड बिल्कुल रैंडम चल रही है, पर क्या ही कर सकते हैं, अभी भी ये सिस्टम 0 का चैनल ही तो है। फिर उसकी नज़र एक पर्टिकुलर इन्फो पे पड़ती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, हाँ एक सेकेंड, मेरे पास कॉइन्स कैसे हैं? क्या मेरी पिछली लाइफ का अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया है? नहीं, पर फिर मेरा ट्रेड रैंक मैच क्यों नहीं हो रहा है? मैं अपनी पिछली लाइफ में लेवल 2 पे था। फिर वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है, सब कुछ बिल्कुल इधर उधर हो गया है। ठीक है, चलो वार्म अप से ही शुरुआत करते हैं। और फिर एक टाइम जंप होता है, 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इरून एक नाइट के साथ स्पार मैच करना चाहता है। कैप्टन थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछते हैं, क्या तुम इसके लिए सीरियस हो? इरून एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी कैप्टन अपने एक नाइट से कहते हैं, फ्राई यंग मास्टर के साथ स्पार करो, पर सिर्फ लेफ्ट हैंड यूज़ करना और माना बिल्कुल मत यूज़ करना। लेकिन कैप्टन मन ही मन सोच रहे होते हैं, वो रिसेंटली काफ़ी मेहनत कर रहा है ट्रेनिंग में, लेकिन अभी भी एक नाइट के साथ फुल स्पार मैच करने के लिए वो तैयार नहीं है। तभी इरून स्माइल करते हुए उस नाइट से कहता है, जो कैप्टन ने कहा उसकी टेंशन मत लो, बस फुल पावर के साथ अटैक करो। लेकिन मन ही मन इरून कह रहा होता है, मैं फ्राई से लड़ रहा हूँ, सिर्फ एक 6th क्लास नाइट के साथ, और वो भी हैंडीकैप मिल रहा है। ये तो मेरी प्राइड को हर्ट कर रहा है। फ्राई थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और तभी इरून फाइटिंग स्टैंस लेते हुए कहता है, ऑल राइट, अब मैं आ रहा हूँ। वो एक तेज स्लैश करता है, फ्राई डॉज करता है, लेकिन वो क्लियरली चौंक जाता है। इरून बिना रुके एक के बाद एक अटैक्स कर रहा होता है, और अब फ्राई जो कि एक 6th क्लास नाइट है, उसके अटैक्स को ब्लॉक करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है। वो बड़ी मुश्किल से अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है? मैं तो सोच रहा था कि मैं इजी जाऊंगा, लेकिन इसका स्वॉर्ड स्पीड, वेट और टेक्निक तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। क्या ये वही यंग मास्टर है जिसे मैं अब तक जानता था? और इसी इंटेंस ब्लॉक पर चैप्टर 2 का अंत होता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इरून उस नाइट को ऑलरेडी हरा चुका होता है। वो नाइट बड़ी हैरानी से इरून की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपनी मैजिक पावर का भी इस्तेमाल किया था, फिर भी तुम कैसे जीत गए? इरून काम वॉइस में कहता है, बस मान लो कि तुम हार चुके हो। वहीं दूसरी तरफ जितने भी नाइट्स उस फाइट को देख रहे होते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। वो सब कह रहे होते हैं, अनबिलीवेबल, यंग मास्टर इरून ने इस बार जीत लिया। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 हफ्ते पहले। इरून के सामने गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक बॉक्स पड़ा होता है। उसे देखकर वह मुस्कुराते हुए सोचता है, ओह थैंकफुली सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। फिर वो एक डिटरमाइंड टोन में कहता है, इस बार कोई मुझे लाइटली नहीं लेगा, मैं इन कॉइन्स का प्रॉपर यूज़ करूँगा। वो एक बटन को प्रेस करते हुए सोचता है, अभी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सर्वाइवल का रास्ता है, डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक। बुक खुलते ही एक्सचेंज सेंटर का पेज ओपन हो जाता है। इरून पेज की डिटेल्स को गौर से देखते हुए सोचता है, चलो देखते हैं। सबसे अर्जेंट डील ऑब्वियसली करेंसी एक्सचेंज है। जैसे ही वो करेंसी एक्सचेंज बटन प्रेस करता है, बुक पर एक वेट मेजरिंग मशीन जैसी ग्लोइंग डिवाइस अपीयर होती है। इरून उन गोल्ड कॉइन्स को उस डिवाइस पर रख देता है और तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, एस्टिमेटेड चेंज अमाउंट 30 कॉइन्स। इरून सोचता है, 30 कॉइन्स? ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगा था शायद 25 कॉइन्स मिलेंगे, पर यह तो उससे भी ज़्यादा निकला। क्या ये वही टाइम पीरियड है जब गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा थी? फिर वो थोड़ा और गौर से सोचता है, डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक यूज़ करते वक्त
मैंने एक बेसिक रूल समझा था कि किसी भी आइटम की वैल्यू स्टोर की कंडीशन पे डिपेंड करता है, और वही चीज़ हर वर्ल्ड में अलग तरीके से वैल्यू करती है। तो अगर तुम्हें इस डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक के थ्रू बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो एक ही तरीका है, चीप में खरीदो और ज़्यादा प्राइस में सेल करो। पर एक्सचेंज सेंटर वाले भी तो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो डेफिनेटली कुछ आइटम्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे होंगे, और ऊपर से ट्रांजैक्शन फ़ी भी तो है। और जितना लो तुम्हारा ट्रांजैक्शन रेटिंग होता है उतना ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगती है। रेटिंग्स बढ़ाने के लिए रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं, और रिजल्ट्स तभी आते हैं जब तुम्हारी रेटिंग हाई होती है, मतलब एक एंडलेस लूप। सिस्टम ज़ीरो में हाई एंड या हाई परफॉर्मिंग आइटम मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये सब सोच सोच के इरोन के चेहरे पर गुस्सा क्लियरली दिखने लगता है, एक लेवल ज़ीरो का फ्रूटलेस डायलेमा। तभी इरोन की नज़र एक ट्रेडर पर पड़ती है, हार्ट स्टोन, जो लो और मीडियम ग्रेड का माना क्रिस्टल बेचने के लिए अपनी इन्फो सेट किए होता है। एरोन तुरंत कहता है, माना क्रिस्टल, ये तो वही चीज़ है जो मुझे चाहिए, मुझे अर्जेंटली अपना माना रिप्लेनिश करना है। फिर वो हार्ट स्टोन के चैटिंग रूम में एंटर करते हुए उसे मैसेज करता है, हेलो, क्या तुम माना क्रिस्टल्स बेच रहे हो? हार्ट स्टोन रिप्लाई करता है, यप, ये हाई क्वालिटी माना क्रिस्टल्स हैं जो मेरे खुद के माइंड से निकले हैं। तभी इरुन सोचता है, व्हाट द हेल, इसका नाम रेड में ग्लो क्यों कर रहा है, क्या मुझे क्लिक करना चाहिए? और जैसे ही वो क्लिक करता है उस ट्रेडर की प्रोफाइल विंडो ओपन हो जाती है। इरुन थोड़ा हैरान होकर मन ही मन कहता है, ये तो यूज़र स्टेटस इन्फॉर्मेशन है। अपनी पिछली ज़िंदगी में मैंने 3 सालों तक डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक का इस्तेमाल किया, लेकिन तब भी मैंने कभी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं देखी थी। चलो पहले ये देख लेते हैं कि ये इसे कितने में बेच रहा है। फिर चैट में इरुन पूछता है, कितने का है? हार्ट स्टोन कहता है, लो ग्रेड 5 कॉइन के हैं और मीडियम ग्रेड 20 कॉइन के, रेगुलर प्राइस पे। इरुन कहता है, क्या नॉर्मली इसका प्राइस इतना ही होता है? हार्ट स्टोन रिप्लाई करता है, बिल्कुल, ये एक फेयर प्राइस है, कुछ सेलर्स तो इससे भी महंगा बेचते हैं, और स्टॉक भी लिमिटेड है, तो जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। और तभी इरुन के सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, करेंट चैनल, माना क्रिस्टल लो ग्रेड का एवरेज प्राइस 3 कॉइन्स है, वहीं मीडियम ग्रेड का एवरेज प्राइस 12 कॉइन्स है। लो ग्रेड स्टॉक बहुत ज़्यादा है और मीडियम ग्रेड स्टॉक मीडियम रेंज में है। यह देखकर इरुन सोचता है, स्टेटस इन्फॉर्मेशन विंडो फिर से ओपन हो गई, लेकिन अगर ये इन्फो सच है तो। और फिर वो ट्रेडर पे गुस्सा होते हुए मन ही मन कहता है, तुम कह रहे थे कि ये अफोर्डेबल प्राइस पर है, तुमने तो प्राइस ऑलमोस्ट डबल कर दिया, तुम चोर कहीं के। और फिर चैट में डायरेक्टली बोलता है, यू स्कैमर बास्टर्ड, तुम 3 कॉइन्स और 12 कॉइन्स के आइटम्स के लिए इतना चार्ज कर रहे हो? स्कैमर बड़ा ही भोला बनता हुआ कहता है, व्हाट, जो प्राइस मैं कह रहा हूँ वो तो काफ़ी चीप है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं गलत हूँ? तब इरुन कहता है, प्रूफ मिल जाएगा जब मैं तुम्हें स्कैमर के रूप में रिपोर्ट करूँगा। स्कैमर इरिटेट टोन में बोलता है, फाइन, हाँ मैं महंगे में बेच रहा हूँ, तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हें बेच भी रहा हूँ, तुम लो सिस्टम के लोग, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें माना क्रिस्टल्स भी नहीं मिलती। एरोन तुरंत रिप्लाई करता है, तुम भी तो लोअर सिस्टम के ही हो। तब स्कैमर कहता है, मैं नहीं हूँ, जितना मर्जी रिपोर्ट करना है कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्कैमर की बातें सुनकर एरोन मन ही मन सोचता है, इसका रिएक्शन देख के लगता है कि यह सच में घबरा गया है, तो इसका मतलब पहले जो स्टेटस विंडो शो कर रही थी वो बिल्कुल सही थी। फिर वो सीधे उस स्कैमर ट्रेडर से कहता है, तुम्हें पता तो है ना कि गलत सेलिंग इन्फॉर्मेशन देना एक्सचेंज सेंटर के रूल्स के खिलाफ है, क्या तुम्हें इविल ट्रेडर टैग लगवाने का शौक है? अब उस ट्रेडर की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, लिटरली पसीना पसीना हो जाता है। एरोन आगे कहता है, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? ठीक है, फिर मैं खुद ही तुम्हें रिपोर्ट कर देता हूँ। अब वो स्कैमर तुरंत बटरिंग मोड ऑन कर देता है। ओह माय, नहीं नहीं कस्टमर, आप तो बहुत ही तेज स्वभाव के निकले। फिर ऑलमोस्ट रोते हुए कहता है, सच बताऊं तो मेरे माइन का प्रॉफिट आजकल बहुत गिर गया है, माइनर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, जो उन्होंने मांगा मैंने दे दिया, उसके बाद मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मैं आपको जानबूझ के चीट नहीं कर रहा था, सच में। तभी इरुन के सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन पॉप होती है, कॉइन्स पोजेस्ड 9800, मतलब इस बंदे के पास अभी 9800 कॉइन्स हैं। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एक माइनिंग बिजनेसमैन जो अपने वर्कर्स का खून निचोड़ता है,
ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए अपनी नीयत और प्लान्स छुपाता नहीं, सावधान रहना जरूरी है। यह सिस्टम अलर्ट पर कर इरुन का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क जाता है और वो मनी मन सोचता है फिर से झूठ बोल रहा है। यह हर बार कुछ न कुछ नया ड्रामा करता है और फाइनली गुस्से में कहता है, माइनर्स स्ट्राइक पे थे, हाँ? तुम्हारा झूठ कभी ख़त्म नहीं होता क्या? फॉरगेट इट, मैं तुमसे एक्सचेंज बिल्कुल नहीं करने वाला। अब तो स्कैमर का हाथ पांव फूल जाता है और वो पैनिक में कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रहा था? वेट, हाफ प्राइस? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हाफ प्राइस कर दूंगा, बट प्लीज़ रिपोर्ट मत करना। और इरुन फाइनली हाफ प्राइस पर ट्रेड करने के लिए एग्री कर जाता है। वो 2 लो ग्रेड और 2 मीडियम ग्रेड माना क्रिस्टल्स टोटल 25 कॉइन्स लगा के एक्सचेंज करता है। लेकिन तभी वो एक सिस्टम मैसेज देखकर शॉक हो जाता है। वो कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ, 22.5 कॉइन्स? मैंने तो 25 कॉइन्स दिए थे। सेलर की इन्फॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तो दिखनी भी नहीं चाहिए थी और कॉइन्स भी कम नहीं होने चाहिए थे। तभी वो स्कैमर ऑकवर्डली कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे रिपोर्ट तो नहीं करने वाले, राइट? इरुन कामली कहता है, अगर तुम ये प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में भी यही प्राइस लोगे तो नहीं। स्कैमर थोड़ा रोते हुए कहता है, वो थोड़ा टफ टाइम चल रहा है मेरा, इसीलिए। इरुन मनी मन सोचता है, छोड़ो यार, इग्नोर करता हूँ और लॉग आउट कर लेता हूँ। लेकिन उसी वक्त एक और नोटिफिकेशन पॉप होती है, हैक्टिक एडजस्टमेंट, कैशबैक, यू रिसीव 3 कॉइन्स। ये देखकर इरुन थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है, हाँ, कैशबैक? ये तो डेफिनेटली किसी वीआईपी पर्क का फीचर लगता है। क्या मैं वीआईपी हूँ? और फिर खुद ही उस थॉट को डिनाई करते हुए कहता है, हाँ, नो वे। फिर कैजुअली कहता है, एनीवेज, हम माना क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। और फिर वो अपने हाथ में लिए माना क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और मनी मन सोचता है, माना क्रिस्टल सक्सेसफुली एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब ये डील स्कैम नहीं थी। और इस तरह अगले कुछ दिनों तक इरुन अपना पूरा एफर्ट डाल देता है अपने ग्रैंडपा के इम्प्रूव्ड एक्सप्लोजिव माना ब्रीदिंग मेथड स्टील गार्ड्स विजन ब्रीथ ऑफ द स्टील को शार्पन करने में। इस स्किल को यूज़ करने के 2 कोर कंडीशंस थी, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और दूसरी बहुत सारी माना। मेरे जैसे बंदे के लिए जिसके पास दोनों ही नहीं थे, ये स्किल यूज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन पहला कंडीशन स्ट्रॉन्ग बॉडी मैंने बनाई एंडलेस ट्रेनिंग और नॉन स्टॉप एफर्ट के थ्रू, और दूसरी कंडीशन माना, वो मैंने पूरी की डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक के खरीदे गए माना क्रिस्टल के थ्रू। और इस तरह मेरा ब्रीथ ऑफ द स्टील स्किल फाइनली पॉलिश हो गया और उस नाइट के अगेंस्ट मेरी जीत एक मैग्निफिशिएंट विक्ट्री बनी। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां वो एक हीरोइक पोज में खड़ा होता है, हल्का सा स्माइल करते हुए सोचता है, क्या मैं अभी कूल लग रहा हूँ? तभी वो नाइट्स जो मैच देख रहे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, यंग मास्टर जीत गए। अरे वो तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मैच था ना फ्राई, वो तो बस एक अच्छा सोशल वर्कर बन गया है। अब इतना सॉफ्ट हो गया है क्या? क्या उसमें ज़रा भी प्राइड नहीं बचा? उनकी ये बातें इरुन के दिल को चुभ जाती है। सबको लगता है जैसे इरुन एक छोटे से नाइट को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया। इसलिए इरुन गुस्से में सोचता है, लगता है मैंने इन सब निकम्मों पर कुछ ज़्यादा ही रहम कर दिया, तो अब मुझे अपनी पावर एक बार फिर से दिखानी पड़ेगी। और फिर वो मिहाइल से स्पार करने की रिक्वेस्ट करता है। कैप्टन के पास खड़ा एक नाइट सरप्राइज होकर कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? इरुन कॉन्फिडेंटली कहता है, यस तुम। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। और मनी मन सोचता है, अपनी असली स्किल्स दिखाने के लिए यह बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। तभी वहाँ एक ग्रेसफुल लेडी की एंट्री होती है जो मुस्कुराते हुए कहती है, दैट साउंड्स फन। ये होती है लेवाइडन स्टील गार्ड की बड़ी बेटी कारेन स्टील गार्ड, यानी इरुन की बड़ी बहन। लेकिन तभी कैप्टन थोड़ा कंसर्न्ड एक्सप्रेशन के साथ लेडी कारेन से कहते हैं, माय लेडी, यंग मास्टर अभी तो थोड़ा। लेकिन उससे पहले ही लेडी कारेन हाथ उठाकर उन्हें चुप करा देती है और कहती है, कैप्टन, मुझे पता है आप वरीड हो। अगर आपको माना स्पार्क का डेंजर की टेंशन है तो बाक्टू स्पार्क कैसा रहेगा? कैप्टन तुरंत कहते हैं, हाँ, ये ठीक रहेगा। व्यूअर्स को बता दूं, बाक्टू एक ऐसा स्पार होता है जहां 2 ओपोनेंट्स डायरेक्टली आमने सामने लड़ते हैं, माना के बिना, प्योर टेक्निक और स्ट्रेंथ का टेस्ट। और तभी हम देखते हैं कि इरुन और मिहाइल आमने सामने खड़े हो जाते हैं, रेडी फॉर द बाक्टू स्पार। दूर से लेडी कारेन और कैप्टन क्वाइटली उन्हें देख रहे होते हैं।
वहीं कैप्टन मनी मन सोच रहे होते हैं, मिहाइल एक 6th क्लास नाइट है, बाक्टू स्पार में भी वो कम से कम 5th क्लास नाइट लेवल तक परफॉर्म करेगा, उसे ऐसे ही पीछे धकेलना मुश्किल है। और ऊपर से बाक्टू का बेस स्ट्रीट फाइट स्टाइल होता है और मिहाइल के पास स्ट्रीट और लॉन्ग आर्म्स का क्लियर एडवांटेज है। विक्ट्री ऑलमोस्ट सर्टेन है। सब लोग भी यही बात कर रहे होते हैं, यंग मास्टर के पास जीतने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन तभी जब फाइट स्टार्ट होती है, वो नाइट्स जो सिर्फ स्पेक्टेटर बने खड़े थे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं देखो, मिहाइल तो पीछे हट रहा है। अपना एरोन मिहाइल पे क्लियरली भारी पड़ने लगता है, अग्रेसिव, फोकस्ड एंड कम्प्लीटली इन कंट्रोल। ये देखकर कैप्टन आंखों को वाइड करते हुए सोचता है, इम्पॉसिबल, क्या ये वही यंग मास्टर है जिसे कुछ दिन पहले तक सब वीकलिंग कहते थे? और तभी एरोन मिहाइल को एक सॉलिड पंच मारता है, इतना जोरदार कि मिहाइल हवा में उड़ जाता है और काफ़ी दूर जाके ज़मीन पर क्रैश होता है। ये देखते ही सारे नाइट्स एकदम सन्न रह जाते हैं और फिर सब खुशी से झूम उठते हैं। मिहाइल तो पूरी तरह से हार गया। वाह यंग मास्टर, यू आर सो कूल, ऑल हेल यंग मास्टर। तभी लेडी कारेन एरोन के पास आती है, उसके सर पर हाथ फेरती है और सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती है, एरोन, आई एम प्राउड ऑफ यू माई लिटिल ब्रदर। मैंने तुम्हें हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, बट नॉट एनी मोर। और इसी के साथ चैप्टर 3 का ग्लोरियस एंड होता है। तो चैप्टर 4 की शुरुआत लेडी कारेन को दिखाते हुए होती है और अब हमें लेडी कारेन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। लिवाइडेन, स्टील गार्ड फैमिली हेड, हमेशा से इस बात से निराश रहे कि उनकी पहली संतान एक बेटी थी, क्योंकि वो ब्रीथ ऑफ द स्टील को पास डाउन नहीं कर सकते थे, जो कि सिर्फ स्टील गार्ड के पुरुषों को दिया जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद उसकी पोटेंशियल अनडिनाइबली आउटस्टैंडिंग थी। ब्रीथ ऑफ द स्टील सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि स्टील गार्ड फैमिली की जड़ और फाउंडेशन है, और एक रूल के हिसाब से ये टेक्निक किसी भी औरत को नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो एक न एक दिन आउटसाइडर बन जाएगी। कारेन के पास इमेंस पोटेंशियल था, लेकिन सिर्फ इस एक रूल की वजह से उसके साथ कभी भी फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इस वजह से लेडी कारेन को समझ था कि दुनिया के तेज इल्जामों के बीच हर दिन अपना सब कुछ देना क्या होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। लेडी कारेन एरोन के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहती है, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना खून, पसीना और आंसू बहा दिए होंगे, वो भी चुपके चुपके बिना किसी को पता चले। मुझे माफ़ करना एरोन, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और फिर भी तुम्हारी सपोर्ट करने के बजाय तुम्हें नेग्लेक्ट करती रही। एल्डर सिस्टर की बातें सुनकर एरोन मनी मन सोचता है, थोड़ा बुरा लग रहा है। सच कहूँ तो ये पूरी स्पार फाइट एक प्लान थी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उनका एक्सेप्टेंस जीत सकूँ। वह इंसान जो सिबलिंग्स में सबसे ज़्यादा अनबायस्ड है, जो हर सिचुएशन को बिना जजमेंट के समझती है, जिसके पास डीप इंसाइट है, और वही पहली थी जिसने मेरे नए रूप को पहचाना। मेरी प्रिडिक्शन सही थी, सॉरी सिस्टर कारेन, लेकिन यही एक रास्ता था। जो कुछ भी मैंने अब तक किया वो सब जानबूझकर किया था। असली चैलेंज तो अब शुरू होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, रात का टाइम। स्टील गार्ड फैमिली एक साथ डिनर टेबल पे होती है। तभी फैमिली हेड लिवाइडन स्टील गार्ड कहते हैं, आज का स्पेशल मेन्यू मुझे पसंद आया। लेडी कारेन कहती है, मैंने किचन से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। एरोन जल्द ही एकेडमी के लिए निकलने वाला है ना? फैमिली हेड रेस्पॉन्ड करते हैं, हाँ, अब वो वक्त आ ही गया है। एरोन ये सुन के मनी मन सोचता है, जैसे मैंने सोचा था। मैंने सिस्टर के सामने थोड़ा शो ऑफ किया और अब वो मेरे इतनी केयर कर रही है। तभी लिवाइडन डायरेक्टली एरोन से पूछते हैं, मुझे कारेन ने बताया कि तुमने एक नाइट को ट्रेनिंग के दौरान हरा दिया। ये सुनकर एरोन एक्साइटेड होता है और सोचता है, ये काम कर गया। फाइनली मैंने फादर का इंटरेस्ट ग्रैब कर लिया, अब मैं ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं कर सकता। फिर काम एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मुझ में अभी भी नाइट को हराने लायक काफ़ी कमियां हैं, वो बस एक हल्की सी वुडन स्वॉर्ड स्पार थी। एरोन का जवाब सुनकर लिवाइडन थोड़ा इम्प्रेस्ड दिखते हैं, लेकिन उसी मोमेंट एक पर्सन जो लिवाइडन के ठीक बगल में बैठा होता है थोड़ा सार्कास्टिक टोन में कहता है, वेल, सुना है वो सिर्फ एक 6th क्लास अप्रेंटिस था, और वो भी कोई रियल स्वॉर्ड मैच नहीं था। ये बंदा और कोई नहीं, लिवाइडन का बड़ा बेटा
किरण स्टील गार्ड यानी इरुन का बिग ब्रदर होता है। उसकी बातों से क्लियरली लगता है कि इरुन की अचीवमेंट से वो ज़्यादा खुश नहीं है, जैसे उसके अंदर एक जेलेसी छुपी हुई हो। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए किरण डायरेक्टली लेडी कारेन से पूछता है, क्यों, ऐसा ही है ना कारेन? ये सुनकर इरुन क्लियरली अनॉयड हो जाता है। लेडी कारेन कामली जवाब देती है, ब्रदर, तुमने तो 18 की एज में 5th क्लास नाइट का रैंक अचीव किया था, इरुन अभी सिर्फ 16 का है। किरण करेक्ट करते हुए कहता है, 17 में, और मैंने वो रैंक ऑफिशियली अचीव किया था। तभी लिवाइडन कन्वर्सेशन शिफ्ट करते हुए कहते हैं, दैट्स इम्प्रेसिव इरुन, और अपनी डाइनिंग चेयर से उठते हुए कहते हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने भी बैटलफील्ड पे पहली बार तुम्हारी एज में कदम रखा था। और फिर वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अचानक तुम इतने ज़्यादा डिटरमाइंड कैसे हो गए? इरुन थोड़ा कंफ्यूज होता है और मन ही मन सोचता है, अचानक हैंडशेक? लेकिन फिर वो हाथ मिलाता है और कैजुअली कहता है, क्योंकि मैं भी अब 16 का हो गया हूँ। और तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई नॉर्मल हैंडशेक नहीं था, बल्कि एक बैटल हैंडशेक है। बैटल हैंडशेक जिसमें दो लोग एक दूसरे के हाथ में अपनी माना रिलीज करते हैं और स्ट्रेंथ से कम्पीट करते हैं। इरुन मन ही मन टेंशन लेते हुए सोचता है, क्या ये एक टेस्ट है? फादर को सेटिस्फाई करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर उन्हें शक हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे अपनी एक्सपीरियंस को स्मार्टली छुपाना पड़ेगा। लिवाइडन कहते हैं, तुमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। मैं थोड़ा हेवी फील कर रहा था, क्योंकि लगता था कि तुम फैमिली का सबसे छोटा होकर शायद अलग निकल जाओगे, लेकिन अब थोड़ा रिलीफ मिला है। मुझे लगता है स्टील गार्ड से जाने के बाद भी तुम अपने दम पर अच्छा करोगे। ये सब देखकर बिग ब्रो किरण की तो जलकर खाक होने वाली हालत हो जाती है। और तभी लेवाइडन थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं, यस, सोचने वाली बात है, मैंने कभी छोटे वाले को उतनी अटेंशन दी नहीं है। अब कह सकते हैं शायद, लेकिन चलो, एकेडमी ज्वाइन करने की खुशी में तुम मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। यह सुनते ही इरुन की आंखों में चमक आ जाती है और फिर मन ही मन सोचता है, यही वक्त है। और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अगर ऐसी बात है तो हाँ, एक चीज़ तो है जो मैं सोच रहा था। और फिर थोड़ा संकोच दिखाते हुए कहता है, लेकिन छोड़िए, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसके लायक भी हूँ या नहीं। लिवाइडन जेंटली कहते हैं, डोंट वरी, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। इरुन हेजिटेशन के साथ कहता है, मैं कोई ऐसी चीज़ मांगना नहीं चाहता जो ज़्यादा हो, वैसे भी मुझे लगता है कि आप मना ही कर देंगे। तभी लिवाइडन कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि हमारा छोटा बेटा लोगों को गिल्टी फील करवाने का भी टैलेंट रखता है। और फिर सीरियस होते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं अपनी माना की कसम खाता हूँ। यह सुन के बिग ब्रो किरण कहता है, फादर। लेकिन लिवाइडन अपना हाथ उठाते हुए माना ओथ लेते हुए कहते हैं, मैं स्टील गार्ड परिवार का हेड लिवाइडन स्टील गार्ड अपनी माना की कसम खाता हूँ, बिना किसी भेदभाव के मैं अपने बेटे इरुन स्टील गार्ड की रिक्वेस्ट मानूंगा। लो, अब बताओ। इरुन कहता है, मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन हमें वो रिक्वेस्ट नहीं बताई जाती। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक हॉलवे में इरुन, उसके फादर और बिग ब्रदर किरण कहीं जा रहे होते हैं। तभी किरण गुस्से में कहता है, फादर, ये रिडिकुलस है। इरुन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम फैमिली ट्रेडिशन कैसे तोड़ सकते हो? सिर्फ एक पर्सन अलाउड होता है और फैमिली के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता। आप कह रहे हो कि इरुन रिमार्केबल है, ये क्या बात हुई? लिवाइडन जवाब देते हैं, प्रिसाइजली, सीक्रेट स्टोरेज का कंट्रोल सिर्फ हमारे परिवार के पास ही होता है। जब मैं छोटा था तब मैंने भी अपने फादर के साथ एक्सेस किया था। बिग ब्रो किरण गुस्से में बोलता है, लेकिन वो बात अलग थी। लिवाइडन उसकी बात काटते हुए कहते हैं, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी माना की कसम तोड़ दूं? किरण थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। लिवाइडन फॉर्मली कहते हैं, ठीक है, तुम वापस जाओ, यहाँ से मैं छोटे के साथ आगे जाऊंगा। इरुन खुशी छुपाते हुए मन ही मन सोचता है, देखा भैया, इसे कहते हैं दिस इज हाउ यू डू इट। किरण दांत पीसते हुए सोचता है, इरुन, ये तो उस जगह जा रहा है जहाँ एक एल्डेस्ट सन होने के बाद भी कभी नहीं जा पाया। और फिर सीन शिफ्ट होता है। लिवाइडन एक हेवी डोर का लॉक खोलते हुए कहते हैं, रूल्स बहुत सिंपल हैं, इनर सीक्रेट स्टोरेज को कभी एक्सेस मत करना,
सिर्फ आउटर स्टोरेज तक ही जाना अलाउड है, और जो भी आइटम तुम चूज करते हो सिर्फ एक ही चीज़ ले जा सकते हो। मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा, सो आराम से डिसाइड करना। एरोन रेस्पेक्टफुली कहता है, यस फादर, और मनी मन एक्साइटेड होकर सोचता है, फाइनली अब ये मेरे हाथों में होने वाला है, द डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक। डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक एक ऐसा टूल है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है। अपनी नई लाइफ को रिस्क में डालने से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ मैं ही इसका मालिक बनूं। एरोन चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए सोचता है, मेरे मरने से पहले अर्थ नंबर 1342 पर पूरे 100 सालों में सिर्फ 2 ही डिमेंशनल ट्रेडर्स थे, ग्रैंडफादर लेजेकान और मैं। पिछली ज़िंदगी में तो मैंने इस बुक को खुद डिस्कवर किया था, लेकिन इस लाइफ में ये तो मेरी आंखों के थ्रू ही एक्सेस हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बुक सीक्रेट स्टोरेज में कभी थी ही नहीं। बिग सिस्टर के सामने अपीयर होना और फादर की इच्छा पूरी करना, ये सब सिर्फ एक प्लान का पार्ट था। सिर्फ एक ही रीज़न था, मैं डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक को कम्प्लीटली मोनोपोलाइज कर सकूं। और फिर एरोन एक जगह को घूरते हुए कहता है, ये पक्का यही था। और फिर मनी मन सोचता है, मेरे अलावा कोई और इसे कभी नहीं ढूंढ सकता, मुझे डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक को हटाना ही होगा। और फिर कुछ देर बाद वो रूम से बाहर निकल आता है। लिवाइडन उसे आते देख पूछते हैं, तो क्या सिलेक्ट कर लिया तुमने? एरोन कहता है, यस फादर। और फिर वो अपने हाथों में ली हुई चीज़ दिखाता है, जिसे देखकर लिवाइडन एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंपल हीरो रिवॉर्ड होती है। और इसी के साथ चैप्टर 4 का अंत होता है। तो चैप्टर 5 की शुरुआत उसी गोल्डन स्टैचू द लज़कैन हीरो अवार्ड से होती है। लज़कैन हीरो अवार्ड एम्पायर से नवारों को बचाने के लिए एरोन के ग्रैंडफादर के शौर्य को समर्पित एक सम्मान है। यह अवार्ड उनकी याद में बनाया गया था, और ये एक लिमिटेड एडिशन आइटम है जिसकी सिर्फ 1000 पीसेस ही बने थे, और इसकी वैल्यू नॉर्मल गोल्ड से कुछ ज़्यादा होती है। और ये वीगो में सबसे कॉमनली फाउंड रेयर आइटम भी है। लेवर्डन थोड़ा हैरान होकर मनी मन सोचते हैं, ये तो सिर्फ एक टेम्परेरी फ़ायदा है, इसका ध्यान सिर्फ इसके चमक धमक पे ही गया। क्या ये सच में उसी आइटम के लिए आया था? और फिर वो डायरेक्टली एरोन से कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम वीगो सिर्फ गोल्ड के लिए जा रहे हो। एरोन मनी मन कहता है, मुझे पता है फादर क्या सोच रहे हैं, उन्हें लगता है मैंने कोई बेकार सी आइटम ले ली है सिर्फ गोल्ड के लिए। फिर वो कामली जवाब देता है, अभी के लिए ये मेरे लिए सबसे वैल्यूबल चीज़ है। इस हीरो स्टैचू के साथ मैं चाहूँ तो एक सोर्ड या माना क्रिस्टल खरीद सकता हूँ, और फिर भी मेरे पास कुछ बचा रहेगा। लेवाडान थोड़ा सीरियस टोन में कहते हैं, चाहे तुम इसको बेचो या रखो, वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन तुम्हारा असली फोकस ट्रेनिंग पर होना चाहिए। एरोन कहता है, मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक ही रास्ता फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं वाकई स्पोर्ट्समैनशिप में टैलेंटेड हूँ जैसा आप कहते हैं, तो हो सकता है ये सब टाइम वेस्ट हो, लेकिन अगर नहीं हूँ तो ये मेरी टाइम सेविंग टेक्निक बन सकती है। लेवाडान थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहते हैं, तुम वाकई एक पहेली हो। एरोन थोड़ा रिलीफ महसूस करते हुए मनी मन सोचता है, हो गया, मैंने कन्विंस कर लिया उन्हें। फिर हमें एक छोटी सी फ्लैशबैक सीन दिखाई जाती है, जब एरोन सीक्रेट रूम के अंदर सर्च कर रहा था। वो काफ़ी शॉक में कहता है, डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक गायब हो गई? क्या ये यहाँ नहीं थी? ये तो पक्का इसी सेल पे थी। फिर क्या वहाँ, या मे बी उस कोने में? ये तो गायब हो चुकी है। फिर एरोन मनी मन सोचता है, काम डाउन, शांत हो जाओ। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके। पहला, डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक बिना मेरी नॉलेज के कहीं और शिफ्ट कर दी गई है, और दूसरा, कोई और ऑलरेडी उस बुक को यूज़ कर रहा है। लेकिन इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को अभी वेरीफाई करना इम्पॉसिबल है। 17 साल बाद, नहीं, अगर मैं उस समय को काउंट करूं जब मैं लॉर्ड बना था, तो 14 साल बाद। उस बीच क्या हुआ डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक के साथ, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतनी उम्मीद है कि वह किसी और को ट्रांसफ़र ना की गई हो। शिन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां एरोन हीरो अवार्ड को हाथ में पकड़ के बैठा होता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक वीगो में नहीं मिली, ये खुद एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। चाहे मैंने हीरो अवार्ड जल्दी में उठाया हूँ, लेकिन ये कॉइन्स कमाने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होती है, आई ऑफ प्रोविडेंस, आइटम गोल्ड, टिल सेल्स लिमिटेशन 997.5
out of 2500. Trade needed until next rank 2005 out of 3500. Second notification price subsidy active. आपके कॉइन्स का 50% तक सब्सिडाइज किया जाएगा. सब्सिडाइज्ड अमाउंट नेगेटिव वैल्यू के रूप में मार्क होगा. वो उन नोटिफिकेशन को पढ़ता है और मुस्कुराते हुए मनी मन कहता है, और मेरे पास ये सारे बेनिफिट्स भी हैं. हार्ट स्टोन से डील करते वक्त ही मैंने ये प्रीसियस फीचर्स नोटिस किए थे. और फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब उसने पहली बार हैक्टिक एडजस्टमेंट फीचर्स देखा था. ये बेसिकली एक वीआईपी फीचर होता है जिसमें हर ट्रेड पर कुछ न कुछ कैशबैक मिलता है. उस समय एरोन ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन टेस्ट करने के लिए वीआईपी बटन प्रेस कर देता है और उसकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट एक नोटिफिकेशन पॉप होती है जिसमें ढेर सारे फीचर्स अनलॉक होते हैं, वो भी मैक्स लेवल पर. तब उसे फाइनली समझ आता है करेंसी एक्सचेंज के बाद उसे जो उसकी नॉलेज से ज़्यादा कॉइन्स मिले थे उसका रीज़न यही वीआईपी फीचर्स थे. अब सारे पत्ते एक एक करके खुलते हैं. करेंसी एक्सचेंज पे 0 कमीशन लेवल मैक्स अप्लाइड होती है. स्कैमर के चैट के दौरान आई ऑफ प्रोविडेंस और फ्लो कंप्रहेंशन एक्टिव थे, और जो पहले से 10 कॉइन्स उसके पास थे वो भी एक हिडन फीचर का रिवॉर्ड था, फर्स्ट डे अटेंडेंस चेक. इतनी सारी मैक्स लेवल फीचर्स देखकर एरोन लिटरली खुशी से झूम उठता है. और अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है. एरोन सोचता है तो ये काफ़ी जल्दी हो रहा है जितना मैंने सोचा था. अब रिवेंज लेने का टाइम आ गया है. फिर वो अपना हीरो अवार्ड उठाता है और कहता है, लगता है मेरे पास अब काफ़ी रिसोर्सेज भी हैं. सबसे पहले मुझे ये बेचना पड़ेगा. वो हीरो अवार्ड को ले जाकर उसी करेंसी एक्सचेंज मशीन पर डाल देता है और सिस्टम शो करती है एस्टिमेटेड अमाउंट 115 कॉइन्स. ये देखकर एरोन अनॉयड हो जाता है और बोलता है, 115 कॉइन्स? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मुझे तो पक्का यकीन था 140 या 150 कॉइन्स मिलेंगे. और तभी उसका वीआईपी बेनिफिट फ्लो कंप्रहेंशन एक्टिवेट हो जाता है और सिस्टम मैसेज में दिखाता है सिस्टम 0 के गुड्स का एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस जो 2.5 kg प्योर गोल्ड के बराबर है 150 कॉइन्स हैं, और एक्सचेंज होने वाले गुड्स की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है. ये सुनते ही एरोन तुरंत वो हीरो अवार्ड उस मशीन पर से वापस उठा लेता है और गुस्से में बोलता है, तुम एक्सचेंज मार्केट के डैश 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 40 कॉइन्स का स्कैम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 40 कॉइन्स मतलब पूरे 400 गोल्ड. 400 गोल्ड क्या मजाक है तुम्हारे लिए? लेकिन फिर गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए कहता है, चलो कितना भी अनोइंग हो, लेकिन मैं ये डील एक्सेप्ट कर लेता हूँ. फिर बेड पे लेटते हुए मुस्कुराता है और सोचता है, वैसे भी ये कितना कन्वीनियंट है. यहाँ लेटे लेटे इंटर डिमेंशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ. ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ उस डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक की वजह से जो मेरी आँख के अंदर चली गई थी. और तुरंत उठकर कहता है, वेट, सही में डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक मेरी आँख के अंदर गई थी, तो क्या मेरी आँख में जो है वो रियल डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक है? अच्छा है कि मुझे अब इसकी टेंशन लेनी नहीं पड़ रही. और तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, हीरो अवार्ड ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है. तुम्हें मिस्टर मे डस्ट के थ्रू 150 कॉइन्स मिल गए हैं. अब तुम्हारे पास टोटल 425.5 कॉइन्स हैं. आई ऑफ प्रोविडेंस की दोनों रिक्वायरमेंट्स भी अब फुल होने वाली होती है. एरोन कहता है, इतनी जल्दी सेल हो गया? नाइस. अब नेक्स्ट आइटम क्या हो सकता है? माना क्रिस्टल्स, राइट? और फिर उसी स्कैमर को देखते हुए कहता है, वैसे भी एक सेलर यहाँ मौजूद है, चलो इस बार प्रॉपरली चेक करते हैं. और फिर उस स्कैमर से चैट करते हुए कहता है, हेलो स्कैमर बाबू. और इसी के साथ चैप्टर 5 खत्म होता है. स्कैमर की तो वाट लगने वाली है. ओके, तो चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार फिर से सारे फीचर्स को एक साथ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. नंबर 1, डेली अटेंडेंस रिवॉर्ड. हर दिन लॉगिन करने पर बोनस कॉइन्स मिलते हैं. सेकेंड, इन्वेंट्री एक्सपेंशन, मैक्स लेवल स्टोरेज कैपेसिटी अनलॉक्ड. थर्ड, फ्लो कंप्रहेंशन, बायर या सेलर की डिटेल्स ऑटो एनालाइज हो जाती है. फोर्थ, ऑटो प्रमोशन, कोई भी आइटम सेल करते ही सिस्टम उसका प्रमोशन कर देता है. फिफ्थ, प्राइस सब्सिडी, मार्केट का रियल टाइम प्राइस डिटेक्ट होता है प्लस एक्स्ट्रा डिस्काउंट अप्लाई होते हैं. सिक्स्थ, 10% स्टोर वाइड डिस्काउंट, हर परचेज पर सीधा 10% ऑफ. सेवेंथ, 0 कमीशन, कोई भी ट्रांजैक्शन पर कमीशन नहीं लगता. एट्थ,
हैट्रिक एडजस्टमेंट, हर बाई या सेल पर 30% तक रिफंड या कैशबैक मिलता है। 9th, आई ऑफ प्रोविडेंस, आइटम की ओरिजिनल वैल्यू और हिडन डेटा रिवील हो जाती है। और लास्टली 10th, इंफॉर्मेशन ट्रेस, सेलर या बायर की कंप्लीट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एरोन ने उस स्कैमर ट्रेडर को मैसेज किया होता है, हेलो स्कैमर। और फाइनली अब हमें उस स्कैमर का फेस दिखाया जाता है। वो चैट पढ़कर इरिटेट होते हुए कहता है, ये बंदा पागल हो गया क्या? किसको स्कैमर बोल रहा है ये? एग्जैक्टली कौन है ये बंदा? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एरोन के यूज़र नेम पर पड़ती है, उसका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो आप वही पहले वाले कस्टमर तो नहीं? एरोन उसका ऐसा एटीट्यूड देखते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ। मुझे कुछ और माना क्रिस्टल्स खरीदने हैं। लास्ट टाइम वाला प्राइस चलेगा क्या? हार्ट स्टोन रिप्लाई करता है, वो एक स्पेशल केस था, मुझे नहीं लगता इस बार भी वही प्राइस चलेगा। एरोन तुरंत कहता है, मुझसे झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये मुझ पर काम नहीं करेगा। मान जाओ, वरना मुझे पिछले चैट का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अब हार्ट स्टोन गुस्से में मन ही मन सोचता है, ये साला अगर रिपोर्ट करेगा तो मैं कुछ दिनों के लिए बैन हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ये डील छोड़ता हूँ तो काफ़ी लॉस हो जाएगा। वो अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एरोन कहता है, तुम्हारे जैसे अमीर बंदे के लिए कुछ कॉइन्स की क्या ही वैल्यू होगी? वैसे भी तुम्हारे पास 10,000 प्लस कॉइन्स हैं, तो थोड़ा कम में बेच भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। हार्ट स्टोन मन ही मन ऑलमोस्ट रोते हुए कहता है, अब ये लिटरली मेरा मजाक बना रहा है। और फिर फाइनली एरोन से पूछता है, ओके देन, कितना लेना चाहोगे? हार्ट स्टोन के पूछने पर एरोन रिप्लाई करता है, तुम्हारे पास कितने हैं? हार्ट स्टोन कहता है, 25 मिड ग्रेड्स और 20 लो ग्रेड क्रिस्टल्स। एरोन कहता है, मुझे सब चाहिए। अब हार्ट स्टोन थोड़ा थक हार के कहता है, ऑल राइट ऑल राइट। और तब हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और कैशबैक के रूप में एरोन को 40.5 कॉइन्स मिलते हैं। एरोन सिस्टम स्क्रीन देखते हुए कहता है, मिड ग्रेड क्रिस्टल्स मैंने 10 कॉइन्स में खरीदे और लो ग्रेड वाले सिर्फ 2.5 कॉइन्स में। फिर तुरंत ही वो उन्हीं माना क्रिस्टल्स को रीसेल पे डाल देता है, मिड ग्रेड को 12 कॉइन्स पे और लो ग्रेड को 3 कॉइन्स पे। और कहता है, हर ट्रेड का एक फंडामेंटल रूल है, सस्ते में खरीदो और महंगा में बेचो। और फिर अंगड़ाई लेते हुए सोचता है, अब थोड़ा नैप ले लेता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है हार्ट स्टोन के रूम में। वह गुस्से में अपना हुक्का पॉट ज़मीन पे फेंकते हुए चिल्लाता है, ये क्या बकवास है? वो बेशरम बास्टर्ड, अगर चिप में खरीदा था तो या तो खुद यूज़ करता या अपनी दुनिया में बेचता, पर ये तो इसी चैनल में रीसेल कर रहा है। और फिर सीन एक और बार शिफ्ट होता है और हमें वापस एरोन का रूम दिखाया जाता है, जहाँ वो नैप से उठ चुका होता है और देखता है कि हार्ट स्टोन के काफ़ी सारे मैसेजेस आए होते हैं। वो कन्फ्यूज्ड होकर एक मैसेज डालता है क्वेश्चन मार्क का, जो देख के हार्ट स्टोन लिटरली फट पड़ता है। क्वेश्चन मार्क्स मत भेज यू एसहोल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एरोन कामली कहता है, ओह तो अब तुम ये तरीका अपना रहे हो? मेरे पास पिछली लाइफ के 3 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। इतने सारे स्कैम होने के बाद मैंने कुछ सीखा है, अगर सामने वाला गुस्से में आए तो उसे उसके ही स्टाइल में जवाब दो। एरोन ने भी वही किया। एरोन डबल गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, साले वाइस ट्रेडर का बच्चा, तुझे किसने हक दिया मुझ पे चिल्लाने का? डैश 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 तेरी तो। हार्ट स्टोन शॉक और डिसबिलीफ के साथ कहता है, ये किस तरह का एटीट्यूड है तेरा? तू गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने तुझे गाली दी? एरोन मन ही मन सोचता है, मेरी पास्ट लाइफ में मेरी एक ट्रेडर के साथ फाइट हुई थी, जिसका चैटिंग स्टाइल अलग ही लेवल का था। अगर मुझे सही से याद है तो वो एजोलस स्पेसिस का था। और फिर अपना पूरा टैंट्रम हार्ट स्टोन पे उतारते हुए कहता है, मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, लगता है तेरे दिमाग को एक सॉलिड थंडरबोल्ट चाहिए। इतना सुनकर हार्ट स्टोन गुस्से में बोलता है, क्या तू ये सब बंद कर सकता है? और फिर मन ही मन सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, पर यह बंदा मुझे हद से ज़्यादा ही इरिटेट कर रहा है, कहीं इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ तो नहीं? फिर वो एरोन से कहता है, खैर छोड़ो, इस बार तू थोड़ा ज़्यादा ही ओवर कर गया। वहीं दूसरी तरफ एरोन अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हुए देख बोलता है,
प्रॉब्लम क्या है इसमें? ऐसा तो नहीं था कि मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस किया हो कि रीसेल नहीं करूँगा। हार्ट स्टोन तुरंत बोलता है, लेकिन तुझे उसे ज़्यादा प्राइस पे रीसेल नहीं करना चाहिए था। अगर तू सेम प्राइस पे बेचता तो भी बात समझ में आती। एरोन चिल मोड में कहता है, वो तो क्योंकि तू खुद ही उन्हें अनरीजनेबल रेट पर बेचता है। एनीवेज, चलो एक और ट्रेड करते हैं। हार्ट स्टोन मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, अब मैं उस प्राइस पे नहीं बेचने वाला, चाहे जितना रिपोर्ट करना है कर लो। यह सुनकर एरोन रिप्लाई करता है, मैंने तुम्हें प्राइस कम करने को बोला क्या? अगर तुम ओरिजिनल प्राइस पे भी बेचते हो तो मैं उसे खरीद लूँगा। हार्ट स्टोन बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ओरिजिनल प्राइस है या नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला। उसके इस रिएक्शन को देख एरोन सोचता है, बंदा सच में नाराज़ लग रहा है, और फिर बेड पे लेटते हुए चिल मोड में कहता है, अरे ऐसा मत कर यार, अपनी पर्सनल फीलिंग्स के चक्कर में तो एक बड़ा प्रॉफिट मिस कर रहा है। और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, हार्ट स्टोन जैसे लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, एक तरह का रिलीजियन, एक बिलीफ सिस्टम। अगर मैं बस उसके साथ गेम खेलता रहूं तो उसे खुद ही समझ आ जाएगा कि फीलिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। अपनी खुद की तारीफ सुनकर वो खुश होते हुए थोड़ा सार्केस्टिकली कहता है, "हाँ, मेरा जैसा बिग शॉट ये सब कर रहा है, ये सब तो मेरे स्टेटस के बिल्कुल अपोजिट है।" और फिर हार्ट स्टोन फाइनली मान जाता है और कहता है, ठीक है, तो बताओ वो ओरिजिनल प्राइस क्या था जिसके बारे में तुम कह रहे थे? एरोन तुरंत बोलता है, वही एग्जैक्ट प्राइस जिसमें मैं सेल कर रहा हूँ, मिड ग्रेड 12 कॉइन्स और लो ग्रेड 3 कॉइन्स। उस वक्त एरोन के पास 455 कॉइन्स थे और वीआईपी बेनिफिट्स के चलते उसे 30% का सब्सिडी भी मिल रहा था। इसका सीधा मतलब वो 675 कॉइन्स तक का ट्रेड अफोर्ड कर सकता था। इसी कैलकुलेशन के साथ एरोन ने मैसेज किया, मुझे 50 मिड ग्रेड और 19 लो ग्रेड माना क्रिस्टल्स चाहिए। ये सुनकर हार्ट स्टोन घबरा गया। उसने तुरंत रिएक्ट किया, तुम इतने सारे मिड ग्रेड्स खरीदना चाहते हो? मेरे पास तो उतने है ही नहीं। एरोन ने सीधा सवाल दाग दिया, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास एक माइन है। हार्ट स्टोन चिढ़ते हुए एक सार्केस्टिकली रिप्लाई देता है, क्या तुम्हें लगता है कि माना क्रिस्टल्स माइन में हवा से टपक जाते हैं? तब एरोन उससे कामली पूछता है, तो बताओ तुम्हारे पास अभी कितने हैं? हार्ट स्टोन क्लियरली बताता है, 25 मिड ग्रेड और 50 लो ग्रेड। एरोन तुरंत बोलता है, ठीक है, सब कुछ मुझे दे दो। और बस उसके बाद एरोन ने बिना टाइम वेस्ट किए उन क्रिस्टल्स को रीसेल पे लगा दिया सस्ते दाम पर। और मन ही मन सोचता है, बस मुझे ये क्रिस्टल्स थोड़े सस्ते में बेचना है, प्रॉफिट तो तब भी होगा। ये देख हार्ट स्टोन आग बबूला होते हुए कहता है, व्हाट द फक, दिमाग ठिकाने पे तो है? इतने पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? इतनी लो प्राइस पे रीसेल कर रहे हो? अरे बेवकूफ़, ट्रांजैक्शन फ़ी के बारे में कुछ सोचा है? लेकिन एरोन उसकी बात इग्नोर करता है और चाय की सिप लेते हुए मन ही मन सोचता है, एक नॉर्मल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हार्ट स्टोन की बातें लॉजिकल लगती है, पर जब तुम्हारे पास वीआईपी प्रिविलेजेस हो तो गेम का पूरा रूल ही बदल जाता है। इस दौरान उसके माइंड में कैलकुलेशन चलता है, मैं अगर प्राइस 25% तक भी कम कर दूं तो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और माना क्रिस्टल के केस में तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल है, हाई डिमांड के साथ साथ इसकी सेल भी लिमिट होती है। तभी हार्ट स्टोन फ्रस्ट्रेशन के साथ फिर से चैट में कुछ टाइप करता है, अरे सुन तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन एरोन चैट विंडो क्लोज कर देता है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है और वो कहता है, प्रॉफिट कमाने में इतना बिजी हूँ कि तेरे बकवास सुनने का टाइम नहीं है। अब उसका फोकस शिफ्ट होता है माना क्रिस्टल्स की तरफ और फिर सोचता है, इसके अलावा मुझे माना ब्रीदिंग की प्रैक्टिस भी करनी है जब भी थोड़ा टाइम मिले। नेक्स्ट मोमेंट एरोन लोटस मुद्रा में बैठा होता है, ध्यान लगाकर ब्रीदिंग कर रहा होता है। और तब उसका इनर मोनोलॉग स्टार्ट होता है, अगर मेरी बॉडी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए मेरी इनिशियल प्रोग्रेस स्पीड बस नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। मैं कोई ट्रू जीनियस नहीं हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही अपनी लिमिट तक पहुँच जाऊँगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उस जगह जिंदा नहीं बच पाऊँगा। तभी वो अपना ध्यान तोड़ता है, आंखें खोलता है और वॉश बेसिन के पास जाकर फेस वॉश करते हुए खुद से कहता है, मैं उस जगह से अब ज़्यादा दूर नहीं हूँ। और मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए कहता है,
सब कुछ मेरे रफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ठीक है, तो क्या शुरू किया जाए? फिर एक छोटे से स्माइल के साथ डिक्लेयर करता है, मिड ग्रेड माना क्रिस्टल का प्राइस मैं 9.5 कॉइन्स कर देता हूँ, और बिना किसी डीले के वो उन क्रिस्टल्स को रीसेल पे डाल देता है। और फिर होना क्या था, तुरंत सोल्ड आउट हो जाता है, बिल्कुल इंस्टेंटली। इरुन हल्की सी सेटिस्फैक्शन के साथ खुद से बोलता है, बस थोड़ा सा और। पिछली लाइफ में उस जगह तक पहुंचने के लिए मुझे लॉर्ड बनने के बाद भी पूरा 1 साल लग गया था, और अभी तो सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं डिमेंशनल ट्रेडिंग शुरू किए। उसके दिमाग में अब कंपैरिजन चल रहा होता है, स्टील गार्ड फैमिली का हेड होने के बावजूद तब भी 1 साल लगा था, पर अब देखते हैं। और तभी स्क्रीन पर एक सिग्निफिकेंट मोमेंट होता है। आई ऑफ प्रोविडेंस, जो कि ऑलरेडी मैक्स लेवल पर थी, उसकी नेक्स्ट रैंक के लिए जो क्लॉज थी 3500 ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो फाइनली कंप्लीट हो जाती है। और फिर सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, तुमने सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं, तुम्हारा ट्रांजैक्शन लेवल अब बढ़ गया है, अब तुम लेवल 1 पर पहुंच चुके हो, अब तुम्हें सिस्टम 1 का एक्सेस मिल गया है, और सिस्टम 1 चैनल भी अब तुम्हारे लिए अनलॉक हो चुका है। ये देखकर इरुन मनी मन खुद से बोलता है, फाइनली मूव टू सिस्टम 1। और फिर हमें एक विजुअली स्ट्राइकिंग मोमेंट दिखाई देता है। सिस्टम 0, जिस पर इरुन अब तक काम कर रहा था, वो इवॉल्व होकर सिस्टम 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लू कलर्ड इंटरफेस धीरे धीरे रेड में बदलने लगता है, सब कुछ फ्यूचरिस्टिक और हाईली एडवांस्ड फील देता है। सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है और एक फाइनल मैसेज स्क्रीन पर ब्लिंक करता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर एडवांसमेंट टू सिस्टम 1। इरुन एक नई एनर्जी के साथ कहता है, बस यहीं से असली गेम शुरू होता है। और इसी इम्पैक्टफुल मोमेंट के साथ चैप्टर 6 का एंड होता है। तो चैप्टर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इरुन का सिस्टम अब लेवल 1 हो चुका है। उसका पूरा इंटरफेस जो पहले ब्लू कलर का था, अब कम्प्लीटली रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, द प्रिविलेज स्पॉन्ज इनसाइड माई हेड। अब तुम्हारा स्किल एब्जॉर्ब करने की स्पीड काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। नोटिफिकेशन पढ़ इरुन कहता है, फाइनली सिस्टम 1 अनलॉक हो गया, अब असली गेम यहीं से स्टार्ट होती है। ये वही जगह है जहाँ रेस्टोरेंट के वेटर्स और इरैंड बॉयज़ भी नाइट्स जितने स्ट्रांग होते हैं, AKA द मुरिम वर्ल्ड। लेकिन इन लोगों के बात करने का स्टाइल बहुत ही क्रिंज होता है। तभी उसकी नज़र एक पोस्ट पर पड़ती है। एक आदमी जिसका नाम टूहियो होता है लिखता है, मेरे पास वो इनलाइटमेंट है जो मेरी पूरी दुनिया को समझने के लिए काफ़ी है, पर उसे एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास कोई क्रिएटिव टूल्स नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा टूल है तो मुझे उसका प्राइस बताओ। उसके इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स भर भर के आए होते हैं, ये बंदा बोल क्या रहा है, क्या ये पागल है, क्या इसके आर्टिस्टिक टूल्स का मतलब पेंट और ब्रश है क्या? लॉल, इसे लगता है कि ये बंदा कूल है। फुल क्रिंज ब्रो। क्या इसको डिमेंशनल ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता भी है? लेकिन टोयो उन्हें क्लैरिफाई करता है कि उसे एक ऐसी सोच चाहिए जो उसकी मार्शल आर्ट्स के लिए सूटेबल हो। ये सब देखकर इरुन कहता है, एक्सपेक्टेड ही था, वो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, स्पॉन्ज इनसाइड माई हेड लेवल मैक्स, एब्जॉर्प्शन का साइड इफेक्ट 80% तक कम हो गया है, एब्जॉर्प्शन की स्पीड 300% तक बढ़ गई है। ये देखकर इरुन सोचता है, अचानक ही मिल गया, ऐसा क्या ट्रिगर हुआ? क्या प्रिविलेज अनलॉक होने का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो कहता है, अगर कुछ समझ ना आए तो एक ही ऑप्शन बचता है। वो तुरंत अपनी आई ऑफ प्रोविडेंस एक्टिवेट करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तब वो निराश होते हुए कहता है, व्हाट अ लेट डाउन। सीरियसली, ये एक्सचेंज सेंटर वाले किसी काम के नहीं है, ना तो प्रॉपर रीज़न बताते हैं, ना आई ऑफ प्रोविडेंस ने कुछ रिवील किया। चलो, इतना तो समझ आया, शायद हर लेवल अप के बाद कुछ ऑटो अनलॉक होता है। तभी उसकी नज़र इवेंट सेक्शन पर पड़ती है। जैसे ही वो इवेंट बटन दबाता है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन पॉप होने लगती है। दिस वीक्स स्पेशल सेल इवेंट, मार्शल आर्ट्स स्क्रोल पे स्पेशल डिस्काउंट, टाइम अटैक, अगले 1 घंटे के लिए 0 ट्रांजैक्शन फ़ी, द एक्सचेंज सेंटर इज़ गोइंग वाइल्ड।
VIP privilege unlocked, द प्रो ऑफ प्रमोशंस, लेवल मैक्स। एक्सचेंज सेंटर के सारे प्रमोशनल इवेंट का एक्सेस मिल गया है। इवेंट में पार्टिसिपेट करने पर स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट फ़ी भी हेवी डिस्काउंट पे मिलेंगी। प्राइस मैच गारंटी, हम तुम्हें किसी भी आइटम का लोएस्ट प्राइस देंगे। जस्ट फॉर टुडे 1+10 एक्टिव, 10 कॉइन एक्सचेंज करने पे एक कॉइन फ्री मिलेगा। एरोन इतनी सारे इवेंट्स देख के थोड़ा हैरान रह जाता है और सोचता है ये सब क्या है, इतने सारे इवेंट्स। कहने को तो एक्साइटिंग लग रहे हैं, पर ध्यान से देखो तो कुछ तो फिशी है। स्पेशल सेल इवेंट होने के बावजूद प्राइसेस एक्सचेंज सेंटर के बेस रेट के बराबर ही है, मतलब प्राइस स्टिल महंगा ही पड़ रहा है। और क्योंकि सारे प्रिविलेजेस ऑलरेडी मैक्स्ड आउट हैं, तो फ्री ट्रांजैक्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं, और ऊपर से इवेंट पार्टिसिपेशन की अलग फीस भी है। तभी एक और नोटिफिकेशन पॉप होती है, हेलो ट्रेडर एरोन, सिस्टम 1 में एडवांस करने के लिए बधाई हो। एक्सचेंज सेंटर आपको इस अचीवमेंट के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहता है। आपके पास टोटल 3 कूपन्स हैं जो आप एक्सचेंज सेंटर में फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। कृपया इन कोड्स को याद रखें। हम आपके लाभदायक सफ़र की कामना करते हैं। धन्यवाद। ये नोटिफिकेशन देख एरोन कन्फ्यूज्ड हो जाता है और बोलता है, ये क्या है? क्या ये कोई कस्टमर केयर सर्विस है? उम्मीद है रिवॉर्ड में कोई सस्ती सी चीज़ ना हो। और तब रिवील होती है वो 3 रिवॉर्ड आइटम्स। पहली आइटम, डांटियन फॉर्मेशन प्लस 3 ईयर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। दूसरी आइटम, मार्शल आर्ट्स, स्नेक पिक ऑफ बॉडी एंड सोर्ड। और तीसरी आइटम, 500 स्टोर पॉइंट्स। एरोन थोड़ा हैरान हो जाता है इन आइटम्स को देख के। वो स्नेक पिक ऑफ बॉडी एंड सोर्ड मार्शल आर्ट स्क्रोल को देखते ही सोचता है, ये क्या है? तभी उसकी स्किल स्पॉन्ज इनसाइड माई हेड एक्टिवेट हो जाती है और बिना किसी वार्निंग के वो मार्शल आर्ट्स स्क्रोल सीधा एरोन के दिमाग में अब्जॉर्ब होने लगती है। साइड इफ़ेक्ट 80% तक रेड्यूस हो जाते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पीड 300% तक बूस्ट हो जाती है। और तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गई। अब एरोन थोड़ा डिसबिलीफ में सोचता है, वेट, बॉडी एंड सोर्ड स्किल सच में एब्जॉर्ब हो गई? तो इसका मतलब इस दुनिया की मार्शल आर्ट्स माना से चलती है। लेकिन सिस्टम 1 की मार्शल आर्ट्स इंटरनल एनर्जी से चलती है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि दोनों में बेटर कौन है, विदाउट ए डाउट सिस्टम 1 वाली मार्शल आर्ट्स। वो याद करता है उस अजीब सी सोर्ड टेक्निक को जो उसके ग्रैंडफादर लजेकैन का सिंबल थी, मिस्ट्री ब्लेड। वो टेक्निक भी मार्शल आर्ट वर्ल्ड से आई थी। मार्शल आर्ट्स और माना दोनों नेचर के फोर्स पर बेस्ड होते हैं, लेकिन माना एक नेचुरल रॉ फॉर्म में होती है, जबकि इंटरनल एनर्जी उस माना का रिफाइंड वर्जन होता है। और फिर वो लोटस मुद्रा में बैठता है और अपनी डांटियन फॉर्मेशन स्टार्ट करते हुए कहता है, स्नीक पिक ऑफ बॉडी एंड सोर्ड जो मुझे प्रिविलेज के तौर पर मिला, वो माना लॉर्ड के साथ कंपैटिबल तो है, लेकिन मुझे अपनी मेरिडियंस और वेंस भी खोलनी पड़ेंगी ताकि ये स्किल और ज़्यादा रिफाइंड हो सके। और हम देखते हैं कि वो पूरा प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करता है और फाइनली आंखें खोल के कहता है, एक प्रॉपर डांटियन बनाना और पूरी सोर्ड टेक्निक इंस्टेंट में सीख लेना, ये तो सोचने से भी ज़्यादा क्रेजी निकला। क्या डिमेंशनल ट्रेडिंग में किसी चीज़ की लिमिट होती भी है? अगर कॉइन्स है तो कुछ भी खरीदा जा सकता है, इवन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़। अब स्टोर पॉइंट्स को थोड़ा संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। प्रिपरेशन तो हो चुकी है, अब टाइम आ गया है अपने पहले टारगेट की तरफ निकलने का। चलो शुरुआत उस पर्सन से करते हैं एज अ वार्म अप। और फिर सीन शिफ्ट होता है डिमेंशनल एक्सचेंज मर्चेंट मू ह्यूजा के ट्रेडिंग प्लेस पे। मू ह्यूजा अपनी सिग्नेचर क्रिंज एंट्री के साथ बोलता है, आई लव यू कस्टमर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? एक रैंडम ट्रेडर इरिटेट होते हुए बोलता है, लव वगैरह बोलना बंद करो, ये क्रॉस लगता है। मू ह्यूजा अपनी टिपिकल वियर्ड स्टाइल से मुस्कुराते हुए कहता है, हो सकता है आप किसी और स्पेसीज के हो, प्लीज़ इसे डिमेंशनल लव मत समझो, ये तो ह्यूमन स्पेसीज के लिए मेरा प्यार है। रैंडम ट्रेडर का पेशेंस खत्म हो रहा होता है और वो बोलता है, मुझे मार्शल आर्ट्स स्क्रॉल चाहिए, तुम क्या क्या बेच रहे हो दिखाओ ज़रा। मू ह्यूजा थोड़ा ऑफेंडेड सा बोलता है, मैं बहुत सारी वेराइटीज़ बेच रहा हूँ, लेकिन ज़रा तमीज़ से बात करेंगे आप? रैंडम ट्रेडर भी छोड़ने वाला कहाँ होता है, बात चुभी क्या?
तो एक काम करो, तुम भी इनफॉर्मल हो जाओ। अब मुंह यूज़र एक ठंडी सी सांस छोड़ते हुए बोलता है, "हाँ, एक और अनोइंग कस्टमर मिल गया।" और फिर वो स्क्रॉल करता हुआ किसी नए बायर को ढूंढने लगता है। और तभी उसकी नज़र इरून के प्रोफाइल पे पड़ती है। और तब वो थोड़ा डिमीनिंग टोन में सोचता है, लगता है किसी लोअर सिस्टम का स्मॉल फ्राई है। पर क्या करूँ, मेरी रोजी रोटी तो इन्हीं जैसे छोटी मछलियों से चलती है। शुक्र तो मनाना ही पड़ेगा। और फिर वो इरून को मैसेज भेजता है, आप किस टाइप की मार्शल आर्ट्स ढूंढ रहे हैं? ओह, तो आपको स्वॉर्ड टेक्निक चाहिए? मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे 3 पार्ट स्वॉर्ड टेक्निक, इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक, क्रॉचिंग टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक। ये सब सुनकर इरून अपना पेशेंस कंट्रोल कर रहा होता है और सोचता है, वही पुराना ड्रामा, जितनी बार भी सुनो क्रिंज ही लगता है। यह है सिस्टम 1 का कॉनमैन मर्चेंट मू ह्यूजा। इसका पूरा स्कैम ये होता है कि ये चीप रैंडम मार्शल आर्ट स्क्रॉल्स को सुपर हाई प्राइस पे बेचता है, स्पेशली सिस्टम 0 के उन लोगों को जो सिस्टम 1 के मार्शल आर्ट्स के लिए पागल होते हैं, जैसा कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ था। और उस टाइम पे मैंने भी इस बंदे के 3 पार्ट स्वॉर्ड टेक्निक के चक्कर में पैसे बर्बाद किए थे। टेक्निक में होता क्या है, बस 3 सिंपल मूव्स, स्लैश, स्टैब और ब्लॉक, दैट्स इट। मुंह ह्यूजा की नॉनस्टॉप बकबक से इरून ऑलरेडी फेड अप होता जा रहा होता है। और तब मुंह ह्यूजा फिर से लाइन देते हुए कहता है, आप कुछ बोल नहीं रहे, शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा स्क्रॉल लेना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दे सकता हूँ। बस एक छोटी सी कंसल्टिंग फ़ी लगेगी, सिर्फ 20 कॉइन्स। इरून कैजुअली बोलता है, ठीक है, पर मनी मन सोचता है, मुंह ह्यूजा, नहीं, तेरा असली नाम तो एक्चुअल ली है ना। और इसी इंटेंस बट फनी नोट पे चैप्टर 7 का एंड होता है। तो चैप्टर 8 की शुरुआत 5th मुरिम वर्ल्ड बैम्बू माउंटेन सेक्ट से होती है। कोई पर्सन जोर से चिल्लाते हुए आता है, सेक्ट लीडर, सेक्ट लीडर। सेक्ट लीडर बोलते हैं, क्या हुआ, क्या बात है? वो पर्सन बोलता है, वो हरामी एक्चुअली उसका लोकेशन मिल गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है बैम्बू माउंटेन सेक्ट के सेक्ट लीडर जूसियंग हा को, जो गुस्से में अपना हाथ टेबल पे पटकते हुए चिल्लाते हैं, तुमने उसे कैसे ढूंढा? इस इन्फॉर्मेशन की सोर्स क्या है? और क्या तुम श्योर हो कि ये सही है? ये सब क्वेश्चन एक्चुअली सेक्ट लीडर डायरेक्टली नहीं बोल रहे होते हैं। उनका डिमेंशनल ट्रेड मैनेजर उनके बिहाफ पे चैट बुक के थ्रू ये सब टाइप कर रहा होता है। और जिस इंसान से ये सब पूछा जा रहा होता है वो कोई और नहीं, अपना इरून होता है। इरून थोड़ा चिल्ड आउट टोन में रिप्लाई करता है, इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ, मैं सबके जवाब एक साथ कैसे दूँ? मैनेजर थोड़ा एम्बेरेस्ड होके बोलता है, वो क्या है ना, सेक्ट लीडर बस थोड़ा ज़्यादा ही अपसेट है इस वक्त। एरोन सीधे पॉइंट पे आता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे दुश्मन का काम खत्म करने जा रहा हूँ, तो कुछ रिवॉर्ड भी तो बनता है, राइट? सेक्ट लीडर तुरंत भड़क जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ? क्या पता तुम भी कोई फ्रॉड निकलो। इस एक्यूजिशन पे एरोन कामली रिप्लाई करता है, वेल, अगर ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ये दुश्मनी तुम्हारी है, बैम्बू माउंटेन सेक्ट की, मेरी नहीं। मैं तो सिंपली एक्चुअल ली को जीने दे दूंगा। सेक्ट लीडर और भी गुस्से में बोल पड़ते हैं, क्या मजाक करने के लिए मैसेज भेजा था? अब इरून चाय की सिप लेते हुए चिल टोन में कहता है, नहीं बॉस, अगर तुम मेरी इन्फो प्रॉपरली देखते तो तुम खुद समझ जाते कि मैं सीरियस हूँ। अब सेक्ट लीडर थोड़ा शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम लोअर सिस्टम से हो। इरून सिंपली कंफर्म करता है, हाँ सही पकड़े हैं। सोच के देखो, एक लोअर सिस्टम का बंदा तुम्हारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक बुक्स के बारे में कैसे जान सकता है? और अब सेक्ट लीडर सडनली थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने ये सब हाक्चुअल ली से सुना होगा, क्या हाक्चुअल ली भी डिमेंशनल ट्रेडिंग में शामिल है? इरून कहता है, आप काफ़ी तेज़ दिमाग वाले हो, उस जैसे भगौरे के लिए डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक से बड़ा सहारा शायद ही कोई हो। तभी इरून के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, तुम्हें बैम्बू माउंटेन सेक्ट लीडर की तरफ से 200 कॉइन्स मिले हैं। ये देखते ही वो इतना शॉक हो जाता है कि उसके मुंह से चाय लिटरली फव्वारे की तरह निकल जाती है। और तुरंत ही बैम्बू सेक्ट की तरफ से एक और मैसेज आता है, ये कुछ कम तो नहीं लगा, पर प्लीज़ हमारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ इरून मनी मन सोच रहा होता है, इतनी बड़ी अमाउंट,
मैं तो बस मुंह ह्यूजा से अपने 20 कॉइन से रिकवर करने निकला था। मुंह ह्यूजा नहीं, एक्चुअली उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वही 20 गोल्ड उसके तकदीर का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। और तभी सेक्ट लीडर का एक और मैसेज आता है, अगर तुमने मुझे स्कैम किया होगा तो बिना नुकसान के नहीं निकल पाओगे, लेकिन अगर तुमने हाक्सुअल ली को पकड़ लिया तो मैं तुम्हें और भी बड़ा इनाम दूंगा। ये पढ़कर इरुन के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, क्या बोलूँ मैं इसे? एकदम अनएक्सपेक्टेड जैकपॉट लग गया। सच कहूँ तो मुंह ह्यूजा को तो वैसे भी छोड़ने का सोच ही रहा था। क्या ही गया था मेरा सिर्फ 20 कॉइन्स। उस बास्टर्ड के सामने तो मुंह ह्यूजा लिटरली कुछ भी नहीं है। मैं सिस्टम 1 में आया ही हूँ सिर्फ एक रीज़न से, सियोक ह्यून, मार्शल आर्ट्स स्क्रॉल का टॉप मर्चेंट। वही सियोक ह्यून जिसने मेरी पूरी स्टील गार्ड फैमिली को बर्बाद कर दिया था। मैं उसे तब मिला था जब मैं अपने ग्रैंडफादर के मार्शल लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए स्क्रॉल ढूंढ रहा था। और अब फ्लैशबैक शुरू होता है। पास्ट लाइफ का इरुन गुस्से में बोलता है, मैं तुझे मार दूंगा सियोक ह्यून, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और फिर उसका मोनोलॉग चलता है, उसने मुझे झूठी इन्फॉर्मेशन देके उल्लू बनाया और मेरी पूरी मेहनत पर पैसा वेस्ट करवा दिया। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मैंने सिस्टम 2 के किसी आदमी से बुकमार्क ऑफ विश खरीद लिया बिना कुछ समझे। लेकिन इससे मेरी सियोक ह्यून के लिए नफरत जरा भी कम नहीं होती। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हिरून अपने आप से कहता है, जो बेइज्जती, जो दर्द मैंने सहा, मैं सब कुछ उसको वापस करूँगा, वो भी सीधा उसके मुंह पे। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है, सियोक ह्यून ने इरुन की चैट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। और तुरंत मैसेज आता है, वेलकम। क्या कोई स्पेसिफिक चीज़ ढूंढ रहे हो? थीसिस पेपर्स, बुक ऑफ चेंजेस, मेरे पास इन सब का एक बड़ा कलेक्शन है। इरुन कहता है, जबकि तुम मुंह ह्यूजा के थ्रू मेरे तक आए हो तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। और अब हमें सियोक ह्यून की कंप्लीट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। निकनेम सियोक ह्यून, स्पेसीज ह्यूमन, कनेक्शन लोकेशन सिस्टम 1 5th मुरिम वर्ल्ड, ट्रांजैक्शन लेवल लेवल 1, सोल स्टेटस द वन विथ यूजफुल मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स, कॉइन 1100, एक्सचेंज मार्केट रिपोर्ट। और तभी इरुन की स्किल एक्टिवेट होती है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, हेवनली स्वॉर्ड लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन। ये चुपके से मार्शल आर्ट की टेक्निक को कॉपी करता है और उन्हें रीसेल करता है। जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको सस्ते में और सिस्टम 0 के नए आए लोगों को महंगे दामों में। इसी तरीके से इसने ह्यूज प्रॉफिट कमाया है। लेकिन ये खुद भी एक बड़ा स्पेंडर है। इसे ट्रेड करते वक्त थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना। तभी सियोक ह्यून कहता है, वो बास्टर्ड मुंह ह्यूजा अभी भी 3 पार्ट स्वॉर्ड टेक्निक बेचकर लोगों को चूना लगा रहा है। कौन ही खरीदेगा वो घटिया सी टेक्निक? उससे खरीदने के लिए तो इंसान को सॉलिड बेवकूफ़ होना पड़ेगा। ये बात इरुन को काफ़ी चुभती है क्योंकि पास्ट लाइफ में वो भी उसी स्कैम का शिकार हुआ था। फिर सियोक ह्यून एक्टिंग करते हुए कहता है, वैसे भी लोअर सिस्टम के लोग अक्सर उसके जाल में फंस जाते हैं, पता नहीं वो स्कैमर कब सुधरेगा। इरुन मन ही मन सोचता है, पहले अपनी तो बात कर ले स्कैमर के बाप। लेकिन इरुन भी प्रिटेंड करते हुए बोलता है, सियोक ह्यून तुम म्यू ह्यूजा जैसे तो नहीं हो ना? सियोक ह्यून कहता है, उस बास्टर से मेरा कंपैरिजन मत करो, ये तो सरासर बदतमीजी है, तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। अब इरुन इरिटेट हो चुका होता है लेकिन किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए फिर प्रिटेंड करता है, माफ़ कीजिएगा मेरी बदतमीजी के लिए, लेकिन क्या मैं देख सकता हूँ कि आपके पास किस टाइप की मार्शल आर्ट स्क्रॉल्स हैं? मैं स्पेशली स्वॉर्ड टेक्निक्स ढूंढ रहा हूँ। सियोक ह्यून कहता है, स्वॉर्ड टेक्निक चाहिए? तो ये वाली कैसी रहेगी? और फिर प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक दिखाते हुए कहता है, तो कैसी लगी? इरुन अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, वो ये तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन इसका प्राइस कितना है? सियोक ह्यून कहता है, इसकी मार्केट प्राइस तो 50 कॉइन्स है, लेकिन तुम पहली बार के कस्टमर हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए 35 कॉइन्स में दे रहा हूँ। मान लो कि ये मेरी तरफ से एक वेलकमिंग गिफ्ट है। इरुन मनी मन सोचता है, मजाक कर रहा है क्या? ये वही एक्सपेक्टेड नौटंकी है। मुंह ह्यूजा जो 0.5 कॉइन की बेसिक टेक्निक को 5 कॉइन्स में चिपकाता है, यह सियोक ह्यून उसी चीज़ का प्राइस सीधा 20 कॉइन्स और बढ़ा देता है बिना किसी शर्म के। तभी सियोक ह्यून बोलता है, क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेना है या नहीं? इरुन कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे ज़रूर लूँगा। 35 कॉइन्स, ये काफ़ी सस्ती लग रही है। चलो तुरंत ट्रांजैक्शन करते हैं।
ये सुनते ही सियोक्यून के मन में लालच आ जाता है। वो चिपकाने वाले अंदाज में बोलता है, लगता है आपके पास दौलत भी है और मार्शल आर्ट टेक्निक की अच्छी परख भी। क्या आप बता सकते हैं कि आप करते क्या हैं? इरुन कैजुअली रिप्लाई करता है, क्या तुम्हें मुंह ह्यूजा ने बताया नहीं? मेरा काम भी इसी लाइन में है। लगता है आगे चल के काफ़ी बार मुलाकात होगी। सियोक्यून कहता है, अच्छा वैसा है क्या? और मनी मन सोचता है, यह बंदा बिजनेस की बात कर रहा है जबकि इसे टेक्निक का प्राइस और रैंक का बेसिक भी नहीं पता। इस सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को तो मैं छोड़ने वाला नहीं। फिर वो मुंह पे मीठा बनते हुए बोलता है, आपके जैसे स्पेशल कस्टमर का तो हमेशा से वेलकम है। क्या कहते हो, दोस्ती कर लें? एरोन लाइटली कहता है, साउंड्स गुड। और हम देखते हैं कि सियोक्यून ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया होता है और एरोन ने तुरंत उसे एक्सेप्ट भी कर लिया होता है। और तब एरोन मनी मन सोचता है, फंस गया बंदा। अब मैं इस टेक्निक को सही प्राइस पे रीसेल करूंगा, चाहे मुझे थोड़ा लॉस ही क्यों ना हो। हाँ, हंस लो जितना हंस सकते हो अभी। एरोन उसके बारे में सोच सोच के गुस्से में तप ही रहा होता है कि तभी डोर के बाहर से आवाज़ आती है, यंग मास्टर, दिस इज़ एजेल। एरोन कहता है, आ जाओ अंदर। एजेल जैसे ही अंदर आती है, एरोन के आसपास के इंटेंस ऑरा को देख वो शॉक हो जाती है। एरोन भी तुरंत रियलाइज करता है और मन ही मन कहता है, शिट, मेरा किलिंग इंटेंट लीक हो रहा था। सियोक्यून को फिर से देखकर अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहा। अब एरोन नॉर्मल होते हुए कहता है, सॉरी, मेरी गलती थी, तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है। एजेल थोड़ा झिझक के कहती है, क्या आपको कुछ और चाहिए? वैसे आप सुबह ट्रेनिंग पे भी नहीं गए। एरोन अपने मसल को फ्लेक्स करते हुए कहता है, मेरी कंडीशन तो एकदम परफेक्ट है। उसकी बॉडी देखकर एजेल हल्की सी शर्मा जाती है और सोचती है, लगता है इन कुछ दिनों में इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है। फिर अपना मुंह थोड़ा दूसरी तरफ करते हुए बोलती है, ओ तो ठीक है फिर। एरोन उसके रिएक्शन को देख के मनी मन सोचता है, ये उसका फेस रेड क्यों हो रहा है? ओह, ये तो अब मुश्किल होने वाला है। और फिर वो अपने बालों में हाथ फेरता है और थोड़ा कूल बनते हुए सोचता है, मैं एजेल को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्टेड नहीं होने दे सकता। अभी तो मैंने अपनी पोटेंशियल का आधा भी अनलॉक नहीं किया और ये अभी से मुझे उस नज़र से देख रही है। तभी उसके ख्यालों को तोड़ते हुए एजेल कहती है, यंग मास्टर। एरोन हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ एजेल, बिंदास पूछ लो जो पूछना है। एजेल थोड़ी वरीड सी एक्सप्रेशन के साथ कहती है, सुबह यंग मास्टर किरण के साथ जो बिजनेस था उसके बारे में क्या? एरोन को एकदम से याद आता है और मन ही मन कहता है, राइट। और फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पर। तभी एंट्री होती है यंग मास्टर किरण की, जो एरोन से कहते हैं, मैकने। मैकने का मतलब होता है घर का सबसे छोटा लड़का। एरोन रेस्पेक्ट के साथ कहता है, ओल्डर ब्रदर। और इसी मोमेंट पे चैप्टर 8 का अंत होता है। तो चैप्टर 9 की स्टार्टिंग उसी ट्रेनिंग ग्राउंड से होती है। एरोन मॉर्निंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी पीछे से उसका एल्डर ब्रदर किरण उसे आवाज़ देता है, मैकने। एरोन मुड़ कर देखता है, ओह बिग ब्रो। और फिर एरोन पूछता है, आज आप ट्रेनिंग ग्राउंड पर क्या कर रहे हैं? आप तो यूजुअली नाइट के साथ ट्रेन नहीं करते क्योंकि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। बिग ब्रो किरण कहता है, मैं ऐसा कब करता हूँ? एरोन रिप्लाई देता है, कोई भी एक नज़र में देख के कह सकता है, आप कभी ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखते ही नहीं, हमेशा किसी कोने में छुप के अकेले ट्रेन करते हो। और फिर मनी मन सोचता है, लगता है मेरे बड़े भैया का पास्ट वर्जन अभी भी एक बच्चा है। एरोन की ऐसी बातें सुन किरण का चेहरा थोड़ा बिगड़ जाता है। क्या बकवास कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों छुप कर ट्रेन करूँगा? एरोन हंसते हुए कहता है, अरे सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था। वैसे आपको मुझसे क्या काम था? किरण गुस्से में आंखें टेढ़ी करते हुए बोलता है, काम तो था, लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर अचानक ही एक पंच मारने के लिए एरोन की तरफ बढ़ता है। एरोन शॉक्ड हो जाता है, लेकिन नीचे झुककर डॉज कर लेता है। और फिर मनी मन सोचता है, वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, लेकिन क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है? एरोन थोड़ा दूर जाके स्टैंड से ले लेता है। तभी किरण बोलता है, लगता है आज तुम बुरी तरह पिटोगे। एरोन, ज़्यादा प्राउड मत हो, क्योंकि फादर ने थोड़ी तारीफ कर दी है। और वो अपना फिस्ट एरोन की तरफ बढ़ाता है। एरोन भी रेडी हो जाता है। दोनों के फिस्ट क्लैश होते हैं। क्लैश इतना पावरफुल होता है कि किरण 4-5 स्टेप पीछे चला जाता है, लेकिन एरोन वहीं स्टिल खड़ा रहता है। किरण ये देख के शॉक्ड रह जाता है और वो कहता है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? और मनी मन सोचता है, क्या ये सिर्फ एक 5th क्लास नाइट नहीं था?
क्या मैंने अपनी गार्ड डाउन कर दी? फिर अपने हाथ में ऑरा एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैं अब होल्ड बैक नहीं करूँगा मैकने। ऑरा, ये माना रिफाइनमेंट टेक्निक का असली शुरुआत होता है और सेकेंड क्लास नाइट बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इरुन शॉक्ड होकर कहता है, क्या आप पागल हो गए हैं? माना क्यों यूज़ कर रहे हैं? और मन ही मन कहता है, मैं अभी भी फिफ्थ क्लास नाइट के नाम से ही जाना जाता हूँ, मैं यहाँ ऑरा यूज़ नहीं कर सकता। और फिर किरण से कहता है, अब तुम थोड़ा ज़्यादा ही ओवरबोर्ड जा रहे हो। लेकिन किरण उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ तुम्हें एक प्रॉपर लेसन देने के लिए करूँगा। अब इरुन भी रेडी हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये फुल फोर्स से आ रहा है, लगता है मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। अब इरुन एक बैटल स्टैंस ले लेता है। वो किरण के ऑरा के अगेंस्ट अपनी स्टोन डिस्ट्रक्शन पंच का इस्तेमाल करता है। दोनों के फिस्ट क्लैश करते हैं और उनकी इंटेंस इम्पैक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में फैल जाती है। किरण शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये क्या हो रहा है? ये कब इतना स्ट्रांग हो गया? और हम देखते हैं कि फाइनल इम्पैक्ट के बाद इरुन थोड़ा पीछे होता है, लेकिन स्टेबल खड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ किरण नीचे धूल चाट रहा होता है। शॉक्ड किरण बोलता है, तुम इतने स्ट्रांग कैसे बन गए? इरुन एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, भाई, हमारी ज़्यादा जमती तो नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बार तुम थोड़ा ज़्यादा ओवरबोर्ड चले गए? किरण गुस्से में पूछता है, ये सीक्रेट स्टोरेज की पावर है क्या? आखिर तुम्हें वहाँ से क्या मिला? अब इरुन को फाइनली समझ आ जाता है कि किरण की नाराज़गी का असली रीज़न क्या है। वो कहता है, तो तुम इस बात से अपसेट हो? तुम भी तो जा ही सकते हो ना, अगर इनर स्टोरेज नहीं तो कम से कम आउटर स्टोरेज ही सही। किरण इरिटेट होके कहता है, आउटर स्टोरेज? ये क्या होता है? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? मैं कैसे जा सकता हूँ सीक्रेट स्टोरेज के अंदर? फादर के अलावा सिर्फ तुम ही गए हो वहाँ। इरुन हैरान रह जाता है, क्या मैं सच में फादर के अलावा इकलौता हूँ जो वहाँ गया है? और फिर मन ही मन सोचता है, फादर को तो डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक के होने का पता भी नहीं है। उन्होंने मेरी पास्ट लाइफ में तो उसे कभी यूज़ ही नहीं किया। हालांकि ये पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है कि किसी ने एक्चुअल डिमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक यूज़ की हो, लेकिन क्योंकि मैं कभी इनर स्टोरेज के अंदर गया ही नहीं, इसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो वो बुक इनर स्टोरेज के अंदर है या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और हम देखते हैं कि ये सब एक फ्लैशबैक होता है इरुन का, जब एजेल ने पूछा होता है, मास्टर सुबह क्या हुआ था, बस उसी बारे में। और अब आते हैं प्रेजेंट सीन में। इरुन एजेल को बताता है, ओह हाँ, कुछ खास नहीं हुआ था मेरे और मेरे बड़े भैया के बीच। बस मैंने उनसे कहा था कि अपना ऑरा शो करें, लेकिन जब उन्होंने यूज़ किया तो अपनी स्ट्रेंथ प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाए। ये सुनते ही एजल थोड़ा घबरा जाती है और कंसर्न के साथ पूछती है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी यंग मास्टर? अगर आप चाहें तो मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। और फिर मनी मन सोचती है, यंग मास्टर तो अब बड़े हो गए हैं, शायद उन्हें यह सब पसंद ना आए। और वो इरुन की हाफ नेकेड बॉडी इमेजिन करके शर्मा जाती है। तभी इरुन कैजुअली कहता है, नहीं सीरियसली, मैं ठीक हूँ, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। और मनी मन सोचता है, मैं बस एक्सचेंज सेंटर से एक इनर ट्रीटमेंट पिल ले लूँगा। अच्छा हुआ मेरे भाई ने मुझ पे फुल फोर्स से अटैक नहीं किया। इतना सोचकर वो एजेल से कहता है, डोंट वरी, और तुम जाके रेस्ट कर सकती हो। एजेल बोलती है, हाँ मैं समझ गई। और फिर वो रेस्पेक्टफुली बो करके वहाँ से लीव ले लेती है। और तभी इरुन पीछे मुड़ता है और मनी मन सोचता है, अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी इनर स्टोरेज के अंदर जाने की। एकेडमी ज्वाइन करने से पहले मुझे वहाँ जाना ही होगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और तभी उसके दिमाग में फ्लैश होता है, ओ राइट, क्या ये वही वक्त नहीं है जब वो इंसिडेंट होने वाला था? मैं उन्हीं लोगों का यूज़ कर सकता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है किरण पर। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बार बार बोल रहा होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है कि ये सच हो। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक लड़की खड़ी होती है, उसकी बहन, फैमिली की सेकेंड डॉटर डारेन स्टीलगार्ड। डारेन बोलती है, लगता है इस बार तुमने खुद की अच्छी खासी बेइज्जती करवा ली ब्रदर। किरण गुस्से में चिल्लाता है, इरुन, वो कमीना, उसके पास जरूर कोई हिडन ट्रम्प कार्ड है, इतने टाइम से वो बस वीक एक्ट कर रहा था। डारेन कहती है, ये बात किसे नहीं पता, तुमने उसे एक भोला भाला बियर समझा, लेकिन वो एक छुपा हुआ स्लाई फॉक्स निकला। लेकिन फिर भी वो अभी सिर्फ एक बच्चा ही है। क्या उसने अपने आप को इसलिए रिवील नहीं किया
क्योंकि तुम्हारे तानों से वो ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह पाया। मैं होते तो कम से कम 10 साल तक खुद को कंट्रोल में रखती। किरण बोलता है, नहीं, उसने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर खुद को होल्ड बैक कर रहा हो। जिस पे डैरेन एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, चाहे वो होल्ड बैक कर भी रहा हो, मैक्स टू मैक्स वो एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग फॉक्स ही तो है। किरण बोलता है, फॉक्स नहीं, लियोपर्ड। नहीं, हो सकता है वो टाइगर हो। मुझे ये पता लगाना ही होगा कि मैक ने हमसे क्या छुपा रहा है और वो आखिर कर क्या रहा है। डैरेन स्माइल करते हुए कहती है, ऑल राइट, ये काम मुझ पे छोड़ दो। मैं इंश्योर करूंगी कि उसके हर एक सीक्रेट सामने ले आऊं। अब सीन शिफ्ट होता है डिमेंशनल ट्रेडिंग के अंदर। एक मल्टीनेशनल माना क्रिस्टल मर्चेंट अलायंस की इमरजेंसी मीटिंग चल रही होती है। सभी मर्चेंट्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हार्ट स्टोन सबसे कहता है, एवरीवन, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। स्टोन हेनरी नाम का एक मर्चेंट बोलता है, बिल्कुल सही। इरून, वो ग्रीन हॉर्न मर्चेंट, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? अ लॉट ऑफ माना नाम का एक दूसरा मर्चेंट बोलता है, उसने सिर्फ 2 ही दिन में पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया है। वो एम्बिशियस ट्रबल मेकर। तभी स्टोन हेनरी गुस्से में बोलता है, एम्बिशियस माय ऐश, तुम्हें नहीं लगता उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? कोई भी इंसान लॉस में ट्रेड क्यों करेगा? सबको आपस में यूं झगड़ते देखकर हार्ट स्टोन जोर से कहता है, स्टॉप एवरीवन, बस करो। आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मत भूलो इरोन हमारा कॉमन एनिमी है। सब लोग एग्री करते हुए कहते हैं, वो सही कह रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हार्ट स्टोन फिर कहता है, हमारे बीच जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बाद में देखेंगे, अभी हमें उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इरून को। तभी एक और मर्चेंट बोलता है, बिल्कुल सही इरून, उस डैश की वजह से मेरी सेल्स आधी हो गई है। मुझे अपने माइनर्स को भी सैलरी देनी होती है। अ लॉट ऑफ माना फिर पूछता है, तो तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? हार्ट स्टोन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तो क्या तुम सब यहाँ बैठकर सिर्फ देखते रहोगे? जैसे उसका एरोगेंस हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब वक्त आ गया है एक सॉलिड प्लान बनाने का, उस इरोन को कैप्चर करने का। और इसी प्लानिंग प्लॉटिंग पर चैप्टर 9 का अंत होता है। तो चैप्टर 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिछली मीटिंग में इरोन को सबक सिखाने के लिए जो साझा फैसला लिया गया था उसका असर दिखाई देने लगता है। मीडियम ग्रेड माना क्रिस्टल्स जिनकी एवरेज प्राइस 11 कॉइन्स थी, उनकी वैल्यू घटाकर 10 कॉइन्स कर दी गई है। और लो ग्रेड क्रिस्टल्स जिन्हें पहले 2.5 कॉइन्स में बेचा जाता था, अब सिर्फ 2 कॉइन्स में बिक रहे हैं। यह देख इरोन बोलता है, तो इन्होंने वैल्यू गिरानी शुरू कर दी है, और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार। मुझे लगा था रिएक्शन आएगा, लेकिन इतना जल्दी आएगा ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी तेज़ था। और जो माना क्रिस्टल्स मैंने ट्रेड किए थे उनका प्राइस मार्केट वैल्यू से 1 कॉइन कम था। और जैसे ही ये हुआ, बाकी के मर्चेंट्स गुस्सा हो गए क्योंकि मैंने एवरेज वैल्यू नीचे ला दी, तो उन्होंने भी अपने प्राइसेस गिराने शुरू कर दिए। बस वहीं से प्राइस वॉर स्टार्ट हो गया। दूसरे शब्दों में, मार्केट में एक डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मुझे क्या, मेरे पास तो वीआईपी प्रिविलेजेस हैं, इसलिए मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। उसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और देखता है, लो ग्रेड माना क्रिस्टल्स 12, मीडियम ग्रेड माना क्रिस्टल्स 22, इन्वेंट्री लेवल 1, अवेलेबल स्पेस 34 आउट ऑफ 1000, इंटीरियर स्टीक डोर, डैम्प बेसमेंट, कॉशन, आइटम्स डैमेज हो सकते हैं। वो कैजुअली चेक करता है कि अब उसके पास स्टॉक्स में क्या बचे हैं। सिर्फ 12 लो ग्रेड और 22 मीडियम ग्रेड माना क्रिस्टल्स रह गए हैं, बाकी सब सेल आउट हो चुके हैं। फिर वो कहता है, अब टाइम आ गया है कि इन्वेंट्री लेवल भी अपग्रेड किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे, उसके पास तो वीआईपी प्रिविलेज थे, तो फिर इन्वेंट्री लेवल 1 क्यों? तो बात ऐसा है कि वीआईपी में जो इन्वेंट्री थी उसकी फैसिलिटीज़ मैक्सड आउट थी, मतलब फुल एक्सेस। लेकिन यहाँ जो एक्चुअल इन्वेंट्री है वो अभी भी लेवल 1 पे ही अटकी हुई है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके हों। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब इरोन कैलकुलेशन में लग जाता है। मेरे पास अभी 1002 कॉइन्स हैं। मीडियम ग्रेड स्टोन्स को मैं हमेशा की तरह थोड़ा सस्ता बेच सकता हूँ, उसमें अभी भी थोड़ा प्रॉफिट बचा है। लेकिन लो ग्रेड स्टोन्स को अगर 2 कॉइन से कम में बेचता हूँ तो वो मेरे लिए घाटे का सौदा होगा। तो फिलहाल मुझे सेल्स रोकनी पड़ेगी। मीडियम ग्रेड स्टोन्स का प्रॉफिट मार्जिन शायद सिर्फ 1 कॉइन का ही बचा है। वेल, इतना बुरा भी नहीं है। हाँ,
वैल्यू मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फास्ट गिर रही है, लेकिन इतना तो मैं हैंडल कर ही सकता हूँ। एक्चुअली मुझे अभी इससे ज़्यादा किसी और चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए। और फिर एरोन सिस्टम 1 पर मूव करता है। सिस्टम 1 पर जाने का मतलब यह है कि अब वो सिस्टम 0 और सिस्टम 1 दोनों वर्ल्ड्स के बीच फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। माना क्रिस्टल्स का बिजनेस सिस्टम 0 में होता है, जबकि लाइब्रेरियन, स्कैमर्स या अदर डिमेंशनल ट्रेडर से इंट्रैक्शन सिस्टम 1 में। तभी एरोन अपने मन में सोचता है, बस थोड़ा रुक जा सियोक्यून, पिछली लाइफ का हर एक हिसाब मैं बराबर करूँगा। जो कुछ भी तूने मुझसे लिया था उसे कहीं ज़्यादा मैं तुझसे छीन लूँगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है। एक नए कैरेक्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो डिमेंशनल ट्रेडिंग के जरिए एरोन से बात कर रहा होता है। ओह, तो तुम मिडिल ग्रेड सोर्ड टेक्निक्स देख रहे हो? ये लो कैटालॉग। नीचे जाते जाते टेक्निक्स और भी पावरफुल होती जाती हैं। क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? यह इंसान कोई और नहीं बल्कि हेवनली सोर्ड लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन जिन सियांग होता है। एरोन कैटालॉग देखते ही बोल पड़ता है, इतने महंगे हैं? सन शूटिंग सोर्ड टेक्निक 50 कॉइन्स के, टाइची सोर्ड टेक्निक 60 कॉइन्स के, हेवनली विंड सोर्ड टेक्निक 65 कॉइन्स के, 3 सोर्ड्स ऑफ धर्मा 70 कॉइन्स। इसे एफिलिएट मार्केट ऐसे ही तो नहीं कहते। एफिलिएट मार्केट मतलब वो सेलर्स जो एक्सचेंज सेंटर से वेरीफाई किए जाते हैं, इसलिए उनके आइटम्स के प्राइस भी नॉर्मल मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एरोन सोचता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं लग रहे हैं। फिर वो लाइब्रेरियन जिन सियांग से पूछता है, क्या आपके पास कोई और टेक्निक है जो और भी ज़्यादा पावरफुल हो और थोड़ी महंगी भी? जिन सियांग मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तो फिर कैसी रहेगी हमारी 1000 सोर्ड लाइब्रेरी की यूनिक अल्टीमेट स्किल? ये वो बेसिक यूनिक अल्टीमेट स्किल सेट है जो हम सेल करते हैं। और हमें बताया जाता है कि 1000 सोर्ड कैसल के यूनिक अल्टीमेट स्किल की 4 बेसिक सेट्स होती हैं: फिस्ट टेक्निक, सोर्ड टेक्निक, फुटवर्क टेक्निक और हेवनली डिवाइन टेक्निक। पर यह सारी टेक्निक्स काफ़ी महंगी होती है। एरोन मनी मन कहता है, कैसी कीमतें हैं ये? और फिर 1000 सोर्ड कैसल के बारे में बताते हुए कहता है, ये 1000 सोर्ड कैसल 5th मुरिम सिस्टम में इतना बड़ा है कि इसका कंपैरिजन बैम्बू माउंटेन सेट से करना भी बेकार है। और ये यूनिक अल्टीमेट स्किल एक लेगेसी मार्शल आर्ट है जो सिर्फ कैसल के अंदर ही पास ऑन होती है। फिर वो जिनसियांग से कैजुअली कहता है, मुझे एक चीज़ क्रॉस वेरीफाई करनी थी। जिनसियांग कहता है, श्योर, वो क्या है? लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम सियोक्यून को देखते हैं जो इरून से चैट पर बात कर रहा होता है। वो कहता है, ओह माय, वेलकम। मुझे लगा तुम आज नहीं आओगे, मैं पूरे दिन तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। ये लो, ये वही चीज़ है जो तुमने कल मांगी थी, क्लाउड ड्रैगन 8 मार्शल आर्ट और वर्डेंट क्लाउड स्कारलेट डॉन टेक्निक। एरोन उन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को देख के कहता है, वाओ, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि दोनों मिल जाएंगी, तुम तो काफ़ी फास्ट निकले। तब सियोक्यून कहता है, पूरी टीम को लगा दिया था इस पर, हमारे हेवनली बायर को तो इंतज़ार नहीं करवा सकते, है ना? वैसे और कुछ चाहिए क्या? एरोन सियोक्यून को फंसाने के लिए एक झूठी कहानी बनाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, हाफियल नाम का एक रिच क्लाइंट है जिसको मैं सर्व करता हूँ। उसे एक नॉर्मल सी मिडिल ग्रेड मार्शल आर्ट बुक से सेटिस्फाई करना मुश्किल है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की डेस्परेटली ज़रूरत है। लालच में अंधा सियोक्यून तुरंत कहता है, ऑफ कोर्स, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। एरोन एक क्रिपी से स्माइल के साथ कहता है, वैसे मैं सोच रहा था कि उसे छोटी मोटी चीज़ों की जगह कुछ बड़ा दिखाया जाए। सियोक्यून कन्फ्यूज होकर पूछता है, बड़ा मतलब क्या? तुम क्या देना चाहते हो? एरोन बोलता है, मैं सोच रहा था कि 1000 सोर्ड कैसल की यूनिक अल्टीमेट स्किल। ये सुन के तो सियोक्यून के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो जस्ट कहता ही है, वो थोड़ा सा। लेकिन एरोन बीच में ही बोल पड़ता है, हाँ, क्या ये तुम्हारे लिए भी ज़्यादा मुश्किल है? अब सियोक्यून मनी मन सोचता है, शिट, यही क्यों होना था? वो ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए कहने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं है। 3rd या 4th मुरिम सिस्टम के मार्शल आर्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन एरोन का रिएक्शन देख सियोक्यून फाइनली मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। और मनी मन सोचता है, बस लाइब्रेरियन से पकड़ा ना जाऊँ तो सब कुछ ठीक रहेगा। वहीं दूसरी तरफ एरोन मनी मन सोच रहा होता है, फंस गया साला। तभी सियोक्यून कहता है, लेकिन ये मेरे लिए भी काफ़ी रिस्की है, मुझे लगता है मुझे कुछ एडवांस लेना पड़ेगा।
एरोन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। और फिर वो सियोक्यून को 200 कॉइन्स ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है, बाकी कॉइन्स हम बुक के एक्सचेंज के वक्त ट्रेड करेंगे। सियोक्यून इतने सारे कॉइन्स देख के एक्साइटेड होकर बोलता है, 200 कॉइन्स सिर्फ डिपॉजिट के लिए? मैं आपसे 5 दिन के अंदर कांटेक्ट करता हूँ। फिर वो तुरंत अपने काम में लग जाता है। और फिर वो लाइब्रेरियन को देख मनी मन सोचता है, लाइब्रेरी में वैसे भी सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और लाइब्रेरियन। मुझे बस पकड़ा नहीं जाना है। जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता। और फिर शिन शिफ्ट होता है और हमें कुछ घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब एरोन उस लाइब्रेरियन से बात कर रहा होता है। एरोन उससे कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक चीज़ चेक करनी थी। अगर कोई यूनिक अल्टीमेट स्किल को कहीं और बेच दे तो क्या होगा? लाइब्रेरियन जिनसियांग जोर जोर से हंस के बोलता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। कौन सा पागल मार्शल आर्ट यूज़र 1000 स्वॉर्ड कैसल के मार्शल आर्ट को चुराएगा? मैं अपनी सारी ग्लोरी दाव पे लगा के बोलता हूँ, अगर किसी ने ऐसा किया तो वो खुद सोचेगा कि मर जाना ज़्यादा बेहतर होता। एरोन एक हल्की सी स्माइल देता है और मनी मन सोचता है, बढ़िया, स्टेप 1 सक्सेसफुल हो गया। अब असली दिक्कत यह है कि मुझे सियोक्यून को प्रॉमिस किए हुए 1000 कॉइन्स का भी जुगाड़ करना है। फिर वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, उफ, बहुत थकान सी हो रही है, थोड़ा वॉक पे चला जाता हूँ। अरे हाँ, डेली रिवॉर्ड्स भी तो मिलते हैं, 5 दिन काफ़ी होंगे। वह मैंसन से बाहर आ जाता है और चेक करता है, मिडिल ग्रेड माना क्रिस्टल का स्टॉक कम होता जा रहा है। क्या मुझे सिस्टम 0 से खरीद लेना चाहिए? तभी वो सिस्टम 0 में स्विच करता है और एक ट्रेडर माना क्रिस्टल प्लस से कांटेक्ट करता है और कहता है, मैं मिडिल ग्रेड माना क्रिस्टल बल्क में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास होंगे? माना क्रिस्टल प्लस इनिशियली नॉर्मल टोन में कहता है, हाँ हाँ, कितने चाहिए तुम्हें? लेकिन जैसे ही वो एरोन का यूज़र नेम देखता है, तुरंत गुस्से में बोल पड़ता है, फक ऑफ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बेचने वाला। और वो कन्वर्सेशन को एंड कर देता है। एरोन शॉक्ड होकर कहता है, ये क्या था? फिर वो कई और ट्रेडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह से उसे एक ही रेस्पॉन्स मिलता है, सब लोग उसे बेचने से मना कर देते हैं। फ्रस्ट्रेटेड होकर एरोन बोलता है, इनका रेस्पॉन्स मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, ये मेरी प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। एरोन तुरंत उस तरफ देखता है और देखता है कि एजेल और सेकेंड सिस्टर सामने खड़े हैं। सेकेंड सिस्टर गुस्से में एजेल से कहती है, साफ साफ बोलो। और बिना किसी वार्निंग के वो एजेल को एक जोर का थप्पड़ मार देती है। ये सब देखकर एरोन के होश उड़ जाते हैं और इसी थप्पड़ के साथ चैप्टर 10 का अंत होता है। तो ये था द लॉर्ड्स कॉइन्स आर नॉट डिक्रीजिंग का एक्सप्लेनेशन, एक सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो आप सबके लिए। मुझे पता है आप सब द नेक्रोमेंसर फैमिलीज यंग हायर के नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कर रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे होने वाली है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।